तो पहले मतलब हमने रूल्स ऐसे किए तो अलग अलग जगह होंगे, मैं सारे के सारे रूल्स को एक जगह लिख देता हूँ। चेन सिलेक्शन, चेन सिलेक्शन के रूल्स, ठीक है। चेन सिलेक्शन, चेन क्या, पेरेंट चेन सिलेक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज पेरेंट चेन। फिर उसके अंदर आने शुरू होते हैं अलग अलग एक्सेप्शंस केसेस, ठीक है। तो पहला केस, इफ टू और मोर चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ, या आर लॉन्गेस्ट, इफ टू और मोर चेन आर लॉन्गेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर 1 2 3 4 5 और 3 और 4 यहाँ से मिल लो, अगर कोई ऐसा है कि ये चेन भी है और ये जो ब्लू से दिखा रहा हूँ ये चेन भी, दोनों की दोनों 5 कार्बन की है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती, इनके साथ मैंने कोई सब्सिट्यूएंट्स वगैरह इनके साथ कुछ लगाया नहीं, मैंने बताया कि ऐसा होगा तो एक स्ट्रेट चेन और एक घूमी हुई, ये दोनों की दोनों आप लॉन्गेस्ट चेन देख सकते हो। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना है, तो वी चूज द वन which can give most number of locants, ठीक है। क्या करो, इस वाली चेन के अंदर मान लो यहाँ पे कोई ए ग्रुप लगा है और इस वाले पार्ट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बी लगा है, सी लगा है और डी लगा है, ठीक है। तो बेटा जो आपकी ग्रीन वाली चेन है, ग्रीन वाली चेन के अंदर आप नंबरिंग करोगे, मान लीजिए आपका नंबरिंग करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर ए के लिए मिलेगा, बी के लिए मिलेगा, सी के लिए मिलेगा और डी के लिए मिलेगा। और जो आपकी ब्लू चेन है, ब्लू चेन है उसके अंदर आपको सिर्फ बी, सी और डी के लिए कोई नंबर मिलेगा। तो हम किसको चूज करेंगे, जिसके अंदर हमें ज्यादा लोकेंट्स मिलने वाले हैं, ज्यादा नंबर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ग्रीन वाली जो चेन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा क्या सर कब करें, लोकेंट्स क्या होता लोकेंट्स बेटा जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 5 इस चेन के ऊपर मान लो एक्स लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, आप इसकी नंबरिंग करोगे, आप इसकी नंबरिंग करने जाओगे तो नंबरिंग कैसे करोगे, जब आपके सब्सिट्यूएंट्स लगे होते हैं तो जिसका नाम पहले आए, अगर मान लीजिए एक्स तो हेलोजन लिख दिया, यहाँ पे लिख लो क्लोरीन, तो क्लोरीन है तो इस साइड से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। तो लोकेंट्स क्या होंगे, क्लोरीन का लोकेंट क्या है, 2 है, और NO2 का लोकेंट क्या है, NO2 का लोकेंट 4 है। जो नंबर उनके आते हैं ना दे आर कॉल्ड लोकेंट्स। तो जिस वाली चेन के अंदर आपको सबसे ज्यादा नंबर मिले वो वाली चेन आपको सेलेक्ट करनी है। लोकेंट्स क्लियर, है? यस सर। चलो। उसके बाद ये हो गया मेरा एक केस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट केस चेन सिलेक्शन के अंदर ही, इसके अंदर क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स की बात करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप्स और मोर देन। इससे पहले आप प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लो कि अगर आपके पास कभी ऐसा हो, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर, तो फंक्शनल ग्रुप्स मोर देन डबल ट्रिपल बॉन्ड मोर देन सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अगर किसी चेन के अंदर आपको पता चल रहा है 2 3 चेन बन रही है, 2 3 चेन बन रही है, किसी चेन के अंदर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिलते हैं, किसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, किसी चेन के अंदर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, तो आप किसको चूज करोगे, फंक्शनल ग्रुप वाली को। अभी ऐसा केस होता है कि आपका मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, तो आप कोशिश करोगे जिसके अंदर आप मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड कर सको, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ग्रुप आता है आपका। अगर कभी डबल ट्रिपल के अंदर सिलेक्शन का आपको कभी ऐसा नहीं आएगा कि डबल और ट्रिपल आ रहे हैं तो किसको सेलेक्ट करें, जब डबल ट्रिपल का केस आएगा तो मैं बता दूंगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर, हाँ जी अमर बोलिए। सर मैं पूछ रहा था टेस्ट में नेमिंग भी आएगा? टेस्ट में नेमिंग बहुत ज्यादा आ रहा है इसीलिए ये पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट में नेमिंग ही ज्यादा आ रहा है तो ओके सर। ठीक है, नेमिंग ही प्रायोरिटी पे आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा केस है, हाँ जी साक्षी बोलिए। तो ये एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया, फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन डबल बॉन्ड वाला। प्रायोरिटी है ये, प्रायोरिटी ऑर्डर। मान लीजिए आपकी 3 चेन्स बन रही है, आपकी 3 लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है आपको, एक स्ट्रेट वाली हो गई, हो सकता है कहीं से ऐसे करके ये वाली ऐसे कोई चेन बन रही हो सकता है ऊपर चल के ये कॉमन पार्ट आ रहा हूँ, अलग अलग कलर से बनाया था, ये हो गया, एक चेन ऐसी बन रही हो और एक ये रेड से दिखा रहा हूँ एक चेन ऐसी बन रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन वाली 1 हो गई, ये ब्लू वाली 2 हो गई और ये
3 हो गई। जब आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करने जा रहे हो, हाँ एक बार रिपीट कर रहा हूँ बिल्कुल रितेश, जब आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करने जा रहे हो, आपने देखा कि 3 चेन आ रही है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन और मैक्सिमम है, तीनों के अंदर मान लो 5 कार्बन आ रहे हैं और ये मैक्सिमम है, तो आप फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट वाली के अंदर फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, सेकंड वाली के अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं और डबल या ट्रिपल बॉन्ड, बेसिकली पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, और थर्ड वाली के अंदर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। तो आप 1 वाली को चूज करोगे क्योंकि उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, आपको फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है आपकी लॉन्गेस्ट या पेरेंट चेन के अंदर, ठीक है। कहीं पे अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और ऐसा केस बन रहा है सिर्फ कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक चेन के अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, बाकी की 2 के अंदर क्या आते हैं, पाई बॉन्ड आते हैं, तो आप किसको चूज करोगे, जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं, जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं उनको चूज करोगे। अगर दोनों के अंदर पाई बॉन्ड आ रहे हैं, सुना ना, अभी बस प्रायोरिटी के बारे में ही बता रहा हूँ, लॉन्गेस्ट चेन का रूल बताया है। जो लॉन्गेस्ट चेन का रूल होता है कि अगर 2 चेन सेम आ रही है तो हम किसको लेंगे, जिसके अंदर ज्यादा चीजों को नंबर दे पाए। एक चेन ऐसी है जिसके अंदर 4 चीजों को नंबर दे पा रहे हैं, दूसरी चेन है जिसके अंदर 3 चीजों को नंबर दे पाए, तो हम ऊपर वाली को देंगे जिसके अंदर 4 चीजों को नंबर दे पाए। एक ये रूल पड़ा है, एक प्रायोरिटी ग्रुप बता रहा हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आपको फंक्शनल ग्रुप्स को इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। फंक्शनल ग्रुप्स को इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, अगर आपके पास ये मैंने 3 चेन्स दिखा रखी है, एक हरे रंग से, एक लाल रंग से, एक ब्लू रंग से, तो अगर मान लीजिए हरे वाली के अंदर मैंने पहले बताया कि फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, लाल वाली के अंदर आपके सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट करते हैं और ब्लू वाली के अंदर पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम फंक्शनल ग्रुप वाली को पेरेंट चेन चूज करेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप हटा दो, वो केस में नहीं है। 2 चेन्स है जिनके अंदर पाई बॉन्ड आते हैं, एक के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, तो जिसके अंदर पाई बॉन्ड आ रहा है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर ये बात आती है कि पाई बॉन्ड वाली भी दोनों चेन है, उनके अंदर किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आए, तो हम ज्यादा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। और फिर फाइनली अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट बच जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट वाले केस के अंदर क्या करेंगे, जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं हम उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद वो कौन सा केस बन जाएगा, ऊपर वाला केस बन जाएगा, जिसके अंदर हमें सिर्फ लोकेंट्स चेक करने हैं। ठीक है, क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है सर, ये नंबरिंग पे ऐसे करेंगे ना जहाँ पे कार्बन की मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर वाला होगा। नंबरिंग पे आओ ही मत, अभी नंबरिंग पे मत आओ, पहले चेन सिलेक्शन पढ़ेंगे फिर नंबरिंग पे आएंगे, फिर उनका नाम लिखा जाएगा, यही प्रोसेस होता है। पहले चेन सिलेक्शन करते हैं, चेन सिलेक्शन के सारे रूल एक जगह लिख लेंगे, फिर उसके बाद नंबरिंग के सारे रूल एक जगह लिख लेंगे, उसके बाद नाम कैसे लिखते हैं वो लिख लेंगे, सब सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, चेन पार्ट, रितेश चेन पार्ट में मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो? चेन पार्ट में या तो क्लियरली लिखो, मतलब चेन पार्ट में क्या समझना आपको? पेरेंट चेन चूज करनी होती है। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपका कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर एक पेरेंट चेन चूज करनी होती है, तो उसके रूल्स हैं कि कौन सी चेन को आपको पेरेंट चेन चूज करना है। नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज पेरेंट चेन, सेकंड स्टेप इज नंबरिंग, सॉरी नेमिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज प्रिंसिपल चेन, सेकंड स्टेप इज नंबरिंग, और थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है आपका राइट द नेम। ठीक है, राइट द नेम। तो अभी हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सीख रहे हैं कि कौन से केस के अंदर कौन सी पेरेंट चेन हो। एक बता दिया कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर का मामला आ गया। ठीक है, चलो प्रायोरिटी ऑर्डर क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कि कहीं पे आपने सर ये तो कह दिया कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दो, उसको चेन में इंक्लूड करने की कोशिश करो। सर अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप किसी चेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे? यहाँ पे बेटा इसके सब केसेस आते हैं। इफ दोस मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, जो भी वो फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए कि COH की बात कर रहा हूं, एक चेन के अंदर दो, किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 COH आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, 2 आ रहे हैं या मोर देन 2 भी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ठीक है, और मोर देन 2 जितने भी आ रहे हैं, इस केस के अंदर आपको क्या करना है, ईदर इंक्लूड ऑल, या तो आप सबको इंक्लूड करो चेन के अंदर, या फिर एक्सक्लूड ऑल। ठीक है, आप या तो सबको इंक्लूड कर लो चेन में, अगर सबको इंक्लूड कर पा रहे हो, ईदर इंक्लूड ऑल और एक्सक्लूड ऑल। ठीक है, उनका नेम एग्जांपल देके बता दूं क्या? एग्जांपल देके बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मान लीजिए आपकी ये चेन है 1 2 3, इसके ऊपर बेटा COH है और COH है, इसके अंदर आप आराम से सेम फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन 1 टाइम है, इसके अंदर आप आराम से पूरे के पूरे चेन को सिलेक्ट कर सकते हो, यहां से लेके ये 5 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, इन सबको नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को नंबर मिल जाएगा। तो आपने कौन सा केस ले लिया, इंक्लूड ऑल, सबको चेन में इंक्लूड कर लिया।
कहीं पे बेटा अगर ऐसा होता है कि इसी वाले केस में देख लो, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे 3 COH लगा दो, COH1, COH2 और COH3। बेटा आप कुछ भी करके ना तीनों इसको इंक्लूड नहीं कर पाओगे, तीनों कार्बन्स को, जो तीनों एसिड है उनको इंक्लूड नहीं कर पाओगे आप। या तो यहाँ से लेओगे, ठीक है, या तो इनको लेओगे तो ये बीच वाला बच जाएगा, या फिर आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, इन दोनों को ले जाओ तो साइड वाला बच जाएगा। तो आप कुछ भी करके तीनों को इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर तीनों को इंक्लूड नहीं कर सकते तो तीनों को छोड़ दो, और पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन होगी बेटा ये वाली, ठीक है। तीनों आप फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दोगे, इस पेरेंट चेन की नंबरिंग करोगे। इसके ऊपर ऑब्वियसली सारे के सारे सेम लगे हुए हैं, अगर सेम लगे हुए तो आप नंबरिंग किसी साइड से कर दो। अगर यहीं पे ऐसा केस होता 1 2 3 4 और यहाँ पे COH होता, यहाँ पे COH होता और यहाँ पे COH होता, ऑब्वियसली इसको भी आप सबको तो इंक्लूड कर नहीं पाते, तो इसके अंदर एक्सक्लूड ऑल कर देते, एक्सक्लूड और करते, इन कार्बन को चूज करते। अब की बार नंबरिंग कहां से करते, लेफ्ट साइड से करते, क्योंकि उस केस के लेफ्ट साइड। हाँ दो दो आपके एसिड को कम नंबर मिल जाएगा, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये नंबरिंग, ठीक है। अच्छा, जब आप इंक्लूड ऑल करते हो, इंक्लूड ऑल कर रहे हो, तो आप सफिक्स 1 यूज करोगे। आपको टेबल बनवाई थी सफिक्स 1 की और सफिक्स 2, उसके अंदर सफिक्स 1 में मैंने लिखा था कि फंक्शनल ग्रुप गेट्स नंबर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप गेट्स नंबर। और सफिक्स 2 कब यूज करेंगे, जब सारे के सारे एक्सक्लूड हो गए। बेटा जब सारे के सारे एक्सक्लूड हो रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर तो मिल नहीं पा रहा, दूसरे कार्बन्स को नंबर मिलेगा। तो जब आपके फंक्शनल ग्रुप को नंबर नहीं मिलता है तब हमें सफिक्स 2 यूज करना होता है, सफिक्स 2 यूज करना होता है। एसिड का जो है सफिक्स 2 होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का सफिक्स 2 होता है। तो इसका नाम लिखना चाहूंगा तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स तो है नहीं, सिर्फ इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है जो हमने लास्ट में लिख लेंगे उसका नाम। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं उसके बारे में अभी बताऊंगा, तब किसको चूज करना है, और उसका नाम एक का प्रीफिक्स में जाएगा, एक का सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप में जाएगा। लेकिन अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो पूरा का पूरा सफिक्स में जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन ट्राई। सर हाँ जी, सर सफिक्स 1 और सफिक्स 2 क्या है? मैंने बेटा क्लास जब रेगुलर क्लास ली थी, जब टेबल बनवाई थी, सफिक्स एक ग्रुप नंबर 35 था, अगर आप उससे हो तो उनको नहीं बनवाई है, बाकी सबको बनवाई है। तो वो टेबल मैं बाद में दे दूंगा, वो सिर्फ नाम की लिस्ट बना रखी। मैंने क्या कर रखा है कि कोई एक ग्रुप है, कोई एक ग्रुप है, उसके अंदर ऐसे बता दिया कि अगर उसका नाम प्रीफिक्स में यूज होना है तो क्या लिखेंगे, अगर उसका नाम सफिक्स में यूज होना है, सफिक्स 1 का नाम बता दिया कि सफिक्स 1 में क्या होगा और सफिक्स 2 में क्या नाम होगा, ठीक है। ये चीजें मैंने बताई थी उस टेबल के अंदर। वो टेबल में चाहे तो आपको ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। सर ये उसके टेबल अंदर बुक में भी है। हाँ, वो उसके अंदर सिर्फ आपको नाम 45 पेज नंबर पे। ओके, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। उसके अंदर सिर्फ नाम उठाने, अभी के लिए नाम कब उठाने ये पता होना चाहिए। नाम तो आप उठा लोगे उसके अंदर से, कोई बड़ी बात नहीं, वो याद कर लोगे। नाम कब उठाने उसके अंदर दिक्कत है। बेटा इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप इसके अंदर नंबर भी लिखोगे, तो नंबर लिखोगे तो 2 और 3। नंबर क्यों लिखना पड़ रहा है, हो सकता है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आपके यहाँ पे ऐसे करके आ रहा हो, यहाँ पे बीच वाला ना हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको नंबर बताने की जरूरत है कि कौन कौन से कार्बन के ऊपर एसिड आ रहे हैं। इसका नाम हो गया प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने यहाँ पे ओइक एसिड, जो इसका सफिक्स 1 होता है, सफिक्स 1 क्या होता है, ओइक एसिड। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे COH लिख रखा तो सिंपली क्या लिख देते, प्रोप, उसके बाद प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 क्या बताता है, सॉरी सफिक्स 1 क्या बताता है, नेचर ऑफ सीसी बॉन्ड, नेचर ऑफ सीसी बॉन्ड बनाएगा, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड से एन आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, ओइक एसिड जो सफिक्स 1 होता है, अगर सफिक्स 1 यूज होना होता तो हम ओइक एसिड यूज करते हैं। और एक और रूल था कि ई को उड़ा देते हैं, ई को उड़ा देते हैं अगर आपका AeO यू, ये मैं बता दूंगा कौन कौन से केस के अंदर ई को उड़ाते हैं, या भी लिखा हुआ है AeYU और O। आई की जगह वाई आता है, आई आता है, आई की जगह भूल जाओ वाई लिख लो, AeYU और O। ऐसे अगर नाम आपके आ रहे हैं एन, इन और आइन के बाद, तो आप इनके ई उड़ा दोगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम फाइनली बन जाएगा प्रोप एन, एन के अंदर ई नहीं आएगा, उसके बाद ओइक एसिड, ठीक है। तो सफिक्स 1 सफिक्स 2 का खेल के लिए आपको अगर किसी को कंफ्यूजन रह रहा हो कि सफिक्स 1 कब यूज करना है, सर सफिक्स एक 2 और कब यूज, एग्जांपल करा दो, एक और एग्जांपल इसका करा दें, एक ये सर सेकंड, उससे क्लियर हो जाए। एक सेकंड। 1 2 3 4 5, ठीक है। CHO और यहाँ पे हो गया CHO और यहाँ पे हो गया
CHO। तो बताओ यहाँ पे किसको चेन में चूज करोगे, तुम बताओ इसका क्या नाम होना चाहिए, कोई भी बताए। सर CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वेद प्रकाश जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आज रिवीजन क्लास में बिल्कुल भी नहीं बता सकता, मेरे को आप पर्सनल में पूछ लेना या फिर रेगुलर सर क्लास के दोनों अंदर। तरफ से नंबरिंग तो सेम होगी। दोनों तरफ से नंबरिंग, पहले तो ये सेलेक्ट करो कि तुम फंक्शनल ग्रुप को चेन में ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। सर नहीं ले ले पाएंगे। पाएंगे। नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना, नहीं एक्सक्लूड करना, सर नहीं ले नहीं पाएंगे। सर नहीं ले। नहीं ले पाएंगे तो हम क्या करेंगे, 5 कार्बन की चेन यूज करेंगे यस और सर। उसके अंदर सबको तीनों के तीनों को इंक्लूड कर लेंगे। वेद प्रकाश, हाँ जी बेटा आपने हैंड, एक सेकंड रुकना, वेद प्रकाश की बात सुन, बोलो बेटा क्या कह रहे हो। सर CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता दो। बेटा बता दूंगा लेकिन इस क्लास के एंड में बता दूंगा, अभी बीच में नहीं बता सकता। रेजोनेंस आज जो है रिवीजन क्लास है उसके अंदर अभी नहीं बता सकता, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। या फिर आप मुझसे फोन पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कुछ नहीं होता। CO2 के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे ये इसके ये सारे के सारे घुमाते रहो, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे O माइनस, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे O माइनस और O माइनस, ये हो गए रेजोनेंस स्ट्रक्चर CO2 के, ठीक है। सॉरी CO2, CO3 माइनस 2 के हो गए, CO2 के तो और भी सिंपल हो जाएंगे। C डबल बॉन्ड O, इसके केस के अंदर क्या करो, इसके बॉन्ड्स घुमा लो, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैं बता दूंगा क्लास के बाद बताऊंगा लेकिन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे, हाँ अब बोलो नंबरिंग करने जाएंगे तो बेटा इसकी नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चेन तो आप ये चूज करोगे 5 कार्बन की, ठीक है। 5 कार्बन की चेन चूज करी, नंबरिंग करने जाएंगे किसी भी साइड से कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। नाम लिखेंगे, नाम क्या आएगा, 5 के केस के अंदर पेंट, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा एन, पेंट एन आ गया। क्या कोई मुझे एल्डिहाइड का सफिक्स 2 बता सकता है। कार्बल्डिहाइड होता है बेसिकली, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। क्या आप क्लियर है, एक और एग्जांपल हो गया, यस सर। ठीक है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई कि अगर आपका सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस के अंदर आप क्या कर रहे होगे। सेम फंक्शनल ग्रुप के केस के अंदर मैंने आपको बता दिया, इसका नंबर क्या था, और इसमें मैंने 1 डाला था, इसी का सेकंड, इसका जो सेकंड आएगा, इसका सेकंड आएगा बेटा कि अगर आपके, सर इसको डायरेक्ट वैसे पेंटेन नहीं लिख सकते, बीच में हाइफन लगाना जरूरी है। लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अभी हाइफन कोमा का कोई इशू नहीं है, वो तुम पेपर के अंदर ऑप्शन चूज करने हैं। तो सर 5 के बाद भी तो आईफोन आएगा। किसके आगे, सर 5 के बाद। हाँ हाइफन लगा लो। एक्चुअली हाइफन के बारे में मुझे भी क्लियर नहीं है ये हाइफन वाली बात, कि हाइफन कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स मैंने कभी पढ़ी नहीं, और अपने को क्या होता है पेपर के अंदर हाइफन को कोई वो नहीं दे रहा, हाइफन के ऊपर कोई आपको नहीं फंसाने वाला कि हाइफन लगा के और नहीं लगा के, मतलब एक ऑप्शन दे देगा जिसके अंदर हाइफन है और एक के अंदर नहीं है, तो उसके अंदर आपको दिक्कत आए। वो पहले ही इतनी चीजें रखते हैं, कार्बल्डिहाइड। चलो इसका जो बेटा सेकंड केस आएगा वो आएगा, सेकंड केस के अंदर क्या होगा, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, बट दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, मैंने जो टेबल बनवा रखी है फंक्शनल ग्रुप्स वाली, अमन ने क्या नाम बताया, बिल्कुल सही नाम बताया था, ठीक है। जो आपकी वो टेबल बनवा रखी है उस टेबल के अंदर सारे के सारे लोग प्रायोरिटी ग्रुप में है। हाँ जी सितारे टीम 3 जी बताइए। सर जो अभी आपने कहा कि उनमें फॉर्मूला सेम होंगे बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, करेक्ट? आइसोमेरिज्म होता है वो, तो फॉर्मूला सेम होंगे तो ये सब। अभी आप क्या कह रहे थे, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह कुछ ऐसे कुछ कह रहे थे अभी। अरे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेंस पे वेद प्रकाश ले गया था, उसको हटाओ साइड में प्लीज, उसको हटा दो, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, रेजोनेंस की बात है वो आज की क्लास में नहीं है, या क्लास खत्म होने, टाइम खत्म होने के बाद बता दूंगा ओके कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेंस, ठीक है। चलो अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो बेटा यहाँ पे एसिड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO। इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, इस केस के लिए लिख लीजिए, चूज मोर प्रायर ग्रुप। मोर प्रायर मतलब जो उस प्रायोरिटी टेबल, उस टेबल के अंदर जो सबसे ऊपर हो, प्रायोरिटी में ऊपर होगा, तो उसको आप क्या चूज यस सर, फर्स्ट करेंगे, COOH। हाँ उसको आप चूज करेंगे इन द पेरेंट चेन, उसको पेरेंट चेन में चूज करेंगे, इन द पेरेंट चेन। एंड लेस प्रायर को आप क्या चूज करेंगे, लेस प्रायर इज एज सब्स्टिट्यूएंट। जैसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेटा आगे लिख देते हैं ना प्रीफिक्स में, तो लेस जो आपका लेस प्रायर है उसका नाम प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए क्या चेन आ जाएगी, ये वाली तो इसकी
चेन हो जाएगी, ये इसकी चेन हो गई। नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग अभी नंबरिंग के अंदर जब बताऊंगा तब बता दूंगा कि नंबरिंग के लिए भी सेम वही प्रायोरिटी ऑर्डर आता है जो चेन सेलेक्ट करने के लिए आता है कि फंक्शनल ग्रुप को राइट टू करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल राइट टू लेफ्ट इसकी नंबरिंग करेंगे, इसकी नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5। और जो ये वाला है ये वाला पार्ट तो ऐसे करके लिख लो, मोर प्रायर। मोर प्रायर के साथ क्या यूज होगा? इसको नंबर मिल गया, इसको नंबर मिल गया तो क्या लिखेंगे बेटा? इसका सफिक्स 1 लिख रहे होंगे, है कि नहीं है? और जो लेस प्रायर है वो किस में चला गया? वो सब्स्टिट्यूएंट में गया है। अब की बार वो सफिक्स 2 के केस में नहीं गया। सफिक्स 2 के केस में कब जाते हैं? जब वही सेम होते हैं लेकिन उसको नंबर नहीं मिल पा रहा है या किसी और रीजन से नंबर नहीं मिल पा रहा है। जब आपका ये सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे? लेस प्रायर को प्रीफिक्स देंगे। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को प्रीफिक्स क्या होता है? CHO का प्रीफिक्स, CHO को बेटा ऑक्सो या कीटो से मेंशन करते हैं। कीटो, ऑक्सो या कीटो, ठीक है? हाँ सही बोल रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या तो होता है? फॉर्माइल भी तो होता है, क्या होता है? फॉर्माइल। अच्छा इसका सॉरी इसका फॉर्माइल आएगा, मैं कीटोन का याद रह गया। हाँ 5 फॉर्माइल, फॉर्माइल आएगा बिल्कुल, फॉर्माइल होगा इसका प्रीफिक्स नेम होता है फॉर्माइल। तुम लोग याद ज्यादा अच्छे से करना, मुझे तो तुम्हें एक बार पढ़ा के निकलना है, ठीक है? 5 फॉर्माइल। उसके बाद बेटा पेंट, पेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा इसके अंदर? एन। उसके बाद क्या आएगा? ओइक एसिड। ई के बाद क्या आ रहा है? ओ आ सर रहा है, ई हट जाएगा, उड़ा देंगे, ठीक है? और ओइक एसिड के अंदर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे 1 लिखो, चाहे मत लिखो, क्योंकि हमारे इस चेन के अंदर और कुछ नहीं आ रहा है। ये बात ऑब्वियस है कि आप इसके अंदर 1 लिखो चाहे मत लिखो, इसी को नंबर 1 मिला होगा बिकॉज ऑफ रूल्स। तो आप लिखो तो बढ़िया, गलत नहीं होएगा, ना लिखो तो भी बढ़िया। बल्कि ऐसा होता है कि आप लिख लिया करो, लिख लोगे तो बढ़िया है। क्योंकि अगर किसी रूल या इसका अगर कुछ भी ऐसा पॉसिबल होगा कि आपने नहीं लिखा और इसकी वजह से 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनने पॉसिबल है तो गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा लिख लिया करो, ठीक है? चलो ये हो गया, ये वाला रूल क्लियर हो गया भाई सबको कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, इसको बेटा IUPAC ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, पॉली फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? चलो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या आएगा? एक और रूल है इसी के अंदर, थर्ड रूल जो है इसका, इफ सेम फंक्शनल ग्रुप, if same functional group but attached directly to a ring, attached directly to a ring, then ring is the functional group, ring is the principal chain, ring is the principal chain। उस केस के अंदर बेटा कैमरे बंद रख लिया करो अपने आप। एक सेकेंड, मैं हर बार भूल जाता हूँ, बंद करने दो सबके। ओके चलो, इफ रिंग इज, अच्छा उस केस के अंदर क्या होगा? रिंग प्रिंसिपल चेन होगी। इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगा। रिंग इज प्रिंसिपल चेन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर बेटा ये चीज है, ये एसिड आ रहा है, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा है कि ना फंक्शनल ग्रुप को चेन के अंदर लेना चाहिए। तो आप कहोगे सर इसको चेन में लूंगा और इसको क्या मान लूंगा? इसको सब्स्टिट्यूएंट मानूंगा। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है सर साइक्लोहेक्साइल। तो सर क्या लिखूंगा? साइक्लोहेक्साइल मिथेनोइक एसिड, इसका नाम मैं ये लिखूंगा। लेकिन इस केस के अंदर इसका नाम ये नहीं होएगा। इसके अंदर क्या है कि रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच्ड है, बीच में कोई कार्बन नहीं, अगर यहीं पे ऐसा होता कि यहाँ पे एक कार्बन होता है और ये और होता है, तो उस केस के अंदर इसको मानते हम ओपन चेन को प्रिंसिपल चेन, और इसको क्या मान लेते? इसका नाम हो जाता साइक्लोहेक्साइल। इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते साइक्लोहेक्साइल। और 2 पे क्या आ जाएगा? इथेनोइक एसिड। उस केस के अंदर इथेनोइक हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे ये वाला नाम ना होके क्या होगा बेटा? रिंग होगी पेरेंट चेन। रिंग पेरेंट चेन होगी तो पेरेंट चेन का नाम क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्स। उसके बाद एन आएगा। फंक्शनल ग्रुप इसका एसिड है, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप एसिड है, लेकिन इसको बेटा नंबर नहीं मिल पाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पेरेंट चेन में है नहीं, तो इसको नंबर नहीं मिलेगा। तो बेटा इसका नाम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या यूज करोगे आप? इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है? 2 का केस है नहीं कि कोई प्रीफिक्स में जाए, तो क्या बचेगा? इसका नाम सफिक्स 2 बचेगा, क्योंकि इसको नंबर नहीं मिला। इसका नाम हो जाएगा बेटा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और बात हो सकती है, कई बार आप सोच सकते हो कि इसका नाम क्या लिखूं कि ये चेन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है? इसको यदि मैं साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड बोल दूं, तो एक्सेनोइक भी एसिड नहीं बोलना है, क्योंकि इसके अंदर आप सफिक्स 1 यूज कर रहे हो, सफिक्स 1, जबकि आपकी चेन के अंदर इसको नंबर ही नहीं मिला। आप पेरेंट चेन तो साइक्लोहेक्सेन बोल के
इसको मान चुके हो, लेकिन इसको नंबर ही नहीं मिला। अगर इसको नंबर नहीं मिलता तो सफिक्स टू ही यूज करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट। ठीक है जी, चलो ये हो गया, ये हो गया, सारी चीजें होंगी। हाँ, तो इसी के अंदर मैंने एक और बात बता दी आपको क्लियरली कि अगर रिंग और चेन दोनों के अंदर क्या होता है, आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दोनों के केस के अंदर, तो आप क्या किसको चूज करोगे, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसको आप पेरेंट चेन चूज करोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली पेरेंट चेन हो जाएगी। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे कोई चेन लगी 1 2 3 और ये, उस केस के अंदर आप किसको पेरेंट चेन चूज करोगे, यहाँ पे रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो बेटा ये हो जाएगी आपकी रिंग, तो हो जाएगी पेरेंट चेन, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा, इसके अंदर नंबरिंग करो तो नंबरिंग किसको मिलेगी, सबसे पहले एसिड को मिलेगी 1 2 3 4 5 6। तो आपका इसका नाम क्या होगा, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो कि क्या है, इथाइल, तो 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी अगर आप 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 मिला होगा, लेकिन आप इसको 1 लिख दो। ठीक है, तो किसको चेन चूज करना है ये भी आपको क्लियर हो गया। हाँ जी सैम बॉय बोलिए, क्या डाउट है। अब बोल दो जल्दी से। एक घंटे में मेरे को बहुत कुछ कराना है। सर इसमें ये सी सब्स्टिट्यूएंट है ना? हाँ, ये सी बेटा इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। अल्काइल ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में जाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, अगर भूल गए हो तो लिख लो, सब्स्टिट्यूएंट कौन लोग होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा प्रीफिक्स में जाते हैं, वो कौन होते हैं, हेलोजन। हेलोजन सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक तो ये होता है, दूसरा होता है बेटा NO2 और आपका R और OR। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोसो होता है इसका नाम नाइट्रोसो, इसका नाम नाइट्रो, इसका नाम नाइट्रो, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल और इसका नाम अल्कोक्सी। ठीक है, अल्कोक्सी। ठीक है, इन सबका नोमेनक्लेचर मैंने क्लास में बता दिया था। तो ये हमेशा प्रीफिक्स में रहेंगे। ठीक है, ये हमेशा प्रीफिक्स में रहेंगे। उसके बाद आ जाओ, ये था आपका स्टार बी के 3 कैटेगरीज, जिसके अंदर हमने फंक्शनल ग्रुप की बात की। स्टार सी के 3 कैटेगरीज थे। अब आ जाओ स्टार डी पे, एक और केस जो आपको पेरेंट चेन चूज करने में कंफ्यूज कर सकता है। तो स्टार डी, अगर इफ रिंग एंड चेन आर प्रेजेंट और वो दोनों सिंपल है, उनके अंदर कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा। एग्जांपल क्या है कि ये है और आपका यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये दोनों आ रहे हैं, तो आपको जनरली कंफ्यूजन आएगा किसको चूज करें। ठीक है, ये सिंपल वाली है। फंक्शनल ग्रुप अगर इनके अंदर लग जाता है तो अपने आप फैसला हो जाता है कि अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो इसको चूज कर लूंगा, अगर यहाँ ना लगे, रिंग के ऊपर लग जाए तो रिंग को चूज कर लूंगा। फंक्शनल ग्रुप या कोई डबल बॉन्ड आ जाए तो फैसला कर सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल है। तो उसके अंदर किसको चूज करेंगे बेटा, आप चूज करेंगे चूज द वन विद रिंग को 3 मोर कार्बन। हाँ, अभी वाले केस के अंदर रिंग को चूज कर लेंगे क्योंकि उसके अंदर 6 कार्बन आएंगे बेटा, इसमें 6 कार्बन और इसके अंदर 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, इसको रिंग को पेरेंट चेन चूज कर लेंगे। कभी क्या हो सकता है कि आपकी रिंग छोटी हो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ पे 5 कार्बन, तो अब की बार इसको हम पेरेंट चेन चूज कर लेंगे। बट इसके अंदर क्या आएगा, स्टार करके केस आएगा बेटा, इफ बोथ हैव same number of carbons, अगर बेटा रिंग छोटी ले लेता हूँ, 6 कार्बन बनाने में बड़ा टाइम लगेगा। अगर मेरी ये है और 1 2 3 4 ये है, ठीक है, तो इसके पास भी 4 कार्बन, इसके पास भी 4 कार्बन। इन दैट केस आप क्या करेंगे, उस केस के अंदर रिंग को मानेंगे। इन दैट केस देन रिंग इज पेरेंट चेन। अब की बार आप रिंग को मानेंगे अगर दोनों के कार्बन सेम हो गए। क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसी के अंदर रिंग और चेन की बात करते हैं। हाँ जी बोलो शिवम। बोल रहा था बस। चलो, अगर रिंग, हाँ ये क्या, ओके ठीक है। अगर बेटा रिंग और चेन की बात चल रही तो एक और बात, अगर आपके पास कभी इफ 2 रिंग्स आर प्रेजेंट, एक केस होता है इफ 2 रिंग्स आर प्रेजेंट, तो उसका क्या केस बनेगा, अगर 2 रिंग्स, केस 1 नो कार्बन बिटवीन देम,
नो कार्बन बिटवीन देम। उस केस के अंदर क्या होगा, मान लीजिए बेटा ये है और ये इसके साथ ऐसे करके लगी हुई है, ठीक है, इसके बीच में कहीं कोई कार्बन नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, लॉन्गर रिंग इज पेरेंट चेन। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये वाली रिंग आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी। केस 2 क्या आएगा बेटा, केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 आता है कार्बन चेन इज प्रेजेंट बिटवीन देम, कार्बन चेन इज प्रेजेंट बिटवीन देम। ठीक है, ये क्या केस आएगा बेटा, ये हो गया और इसके बीच में ऐसे करके एक कार्बन आ गया। ठीक है, एक कार्बन आ गया, ये क्या है, ये कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, तो एक कार्बन है, अगर ऐसा हो जाता है तो बेटा उस केस के अंदर क्या करेंगे, देन कार्बन चेन इज पेरेंट चेन। उस केस के अंदर कार्बन चेन क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन, एंड रिंग्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका नाम क्या बनेगा बेटा, इसके अंदर आपने क्या किया, ये जो एक कार्बन है इसको आपने पेरेंट चेन मान लिया, वन ही ऑब्वियसली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर नंबरिंग करनी नहीं करनी, क्योंकि एक ही कार्बन है, पेरेंट चेन के अंदर एक कार्बन हो गया, नाम तो मिथ समथिंग आएगा। ठीक है, बीच में मिथ आएगा, उसके बाद ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम बोलो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या बेटा, एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम है साइक्लोहेक्साइल और एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम है साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, मेरे को ये दोनों लिखने हैं, ऑब्वियसली दोनों के दोनों वन के ऊपर हैं मैथ के अंदर, लेकिन मैं फिर भी वन लिख लेता हूं, और वन के साथ क्या लिखूंगा बेटा, पहले लिखूंगा साइक्लोब्यूटाइल को, पहले साइक्लोब्यूटाइल को लिखूंगा, फिर वन के बाद क्या लिखूंगा, साइक्लोहेक्साइल। ऐसा मैंने क्यों किया है, आगे जाके बात करेंगे कि नंबरिंग उसको ज्यादा मिलती है, नंबरिंग मिले ना मिले, अगर आप प्रीफिक्स लिख रहे हो तो आप प्रीफिक्स उसको पहले लिखोगे जो अल्फाबेट में लोअर आ रहा हो, तो बी पहले आता है हेक्साइल के एच से पहले, तो ये पहले आता है, चाहे इसको बड़ा नंबर भी मिला होता, अगर क्या कहीं पे ऐसा केस होता कि ये है और कार्बन चेन 1 2 3 4 और 5 और ये हो गया, तो बड़ा नंबर अगर मैं दे दूं ब्यूटाइल को, ब्यूटाइल के केस के अंदर बड़ा नंबर अगर दिलाना है तो ये कर दो, एक रिंग के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे बेटा आप ये ब्यूटाइल वाली रिंग लगा दो। इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोब्यूटाइल जो मेरे को आपके साथ सब्स्टिट्यूएंट बताने, साइक्लोहेक्साइल और ब्यूटाइल, ब्यूटाइल को कम नंबर मिल रहा है, लेकिन फिर भी जब आप अपना नेम लिखोगे तो बेटा वहां पे 5 साइक्लोब्यूटाइल पहले लिखोगे, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल लोअर ऑर्डर के अंदर पहले आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पहले आया 1 साइक्लोब्यूटाइल 1 साइक्लोहेक्साइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंपल मीथेन। इस वाली रिंग का नाम ये हो जाएगा, और इस वाली चीज को हटा दो। ठीक है, क्या यहाँ सर तक सबको केस क्लियर 2 है? एक बार फिर समझा देना। यस सर। हाँ, केस 2 क्या है बेटा, केस 1 के अंदर तुमने पेरेंट चेन चूज कर ली, केस 2 क्या है, केस 2 को ध्यान से देखो, अगर किसी दो चेन्स के बीच में केस 1 के अंदर क्या है कि यहाँ पे दोनों एज इट इज जुड़े हुए, इनके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, नो कार्बन। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए, एक रिंग ये हो गई, इसके बीच में एक कार्बन आ गया और ऐसे करके इसके ऊपर ये आगे वाली रिंग जुड़ी हुई है, तो आप कहोगे ऑब्वियसली सर ये वाली रिंग मैं पेरेंट चेन मानूंगा, इस वाली चीज का आपका सब्स्टिट्यूएंट नाम लिख लूंगा और इसको सब्स्टिट्यूएंट बना के इसका नाम लिख दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इस केस के अंदर ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो ये कार्बन है इसको पेरेंट चेन मान लो, इस वाले कार्बन को क्या मानोगे, पेरेंट चेन, ये हो गया आपका पेरेंट चेन। ठीक है, इसके ऊपर जो ये दो ग्रुप्स लगे हुए हैं इनको सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे, तो इन दोनों ग्रुप्स का क्या नाम होता है, साइक्लोहेक्साइल और साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, इन दोनों को आप प्रीफिक्स में लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अल्काइल, ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो अल्काइल्स जब आते हैं तो कहां जाते हैं, प्रीफिक्स के अंदर जाते हैं। आशीष आपकी बात भी मैं पढ़ूंगा, एक मिनट, वो लोग प्रीफिक्स के अंदर जाएंगे, तो ये दोनों प्रीफिक्स में जाएंगे, तो आप इनका नाम क्या लिख दोगे, साइक्लोब्यूटाइल। ब्यूटाइल को पहले लिखोगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका बी पहले आता है। आप कंपेयर करने जाओगे साइक्लो, तो जब आप कंपेयर करोगे तो साइक्लो के केस के अंदर क्या होगा, आपका सारे के सारे साइक्लो तो सेम है, दोनों के अंदर साइक्लो सेम है। और एक बात है कि अगर कभी किन्हीं दो लोगों के बीच में साइक्लो प्रीफिक्स आ रहा है, या हो सकता है कहीं पे आपका डाई मिथाइल लिख रहे हो और साइक्लो ब्यूटाइल लिख रहे हो, उस केस के अंदर बेटा आपका जो डी है वो बाद में आता है और साइक्लो का सी पहले आता है, ये चीज नहीं देखोगे, साइक्लो डाई इनको हटा के फिर जो आपका पहला वर्ड आ रहा है उसको देखना होता है। ठीक है, तो कहीं पे डाई ट्राई हो, डाई और ट्राई आ रहा हो, तो भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखने वाले तो डाई ट्राई को भूल के जो अगली चीज आ रही है उसको देखोगे। यहाँ पे बेटा आपके दो प्रीफिक्स आ रहे हैं, आपके दो प्रीफिक्स आ रहे हैं, दो के अंदर से आपने देखा कि ब्यूटाइल वाला पहले आ रहा है, साइक्लो ब्यूटाइल लिख दिया, साइक्लोहेक्साइल लिख दिया,
साइक्लोहेक्साइल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने पेरेंट चेन इस कार्बन को माना। इसका वर्ड रूट क्या होता है बेटा? इसका वर्ड रूट एक कार्बन के लिए मिथ होता है। उसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स, जो इसका नेचर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये बताता है। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, तो मैंने क्या लिख दिया? एन लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। ठीक है, सॉर्टेड, इसका नाम ये हो जाएगा। क्या क्लियर है सेकंड केस? यस सर। ठीक है, आशीष क्या बोल रहे? गिव प्रेफरेंस वाटर रिंग हैव मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हाँ, अगर इन दोनों रिंग्स के अंदर क्या होता कि ये वाली हो गई और एक जो ये रिंग लगी हुई है इसके ऊपर कहीं पे ये एसिड आ जाता, तो फिर ये वाली रिंग क्या हो जाती? ये वाली रिंग पेरेंट चेन हो जाती। वो तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा, तो ये वाली रिंग हमारी पेरेंट रिंग हो जाएगी। चलो और आगे बढ़ते हैं। और कोई रूल बच गया? ओके, इन पॉलिन्स एक और बच गया, तो मैं क्या कर चुका? स्टार डी बोल चुका, स्टार ई क्या है बेटा? स्टार ई के अंदर इन पॉलीइन्स क्या होते हैं? पॉलीइन्स होते हैं मोर देन वन डबल बॉन्ड। ठीक है, पॉलीइन्स, इसके अंदर आप क्या करोगे? चूज चेन विद more number of double bond even if it is not longest ठीक है। even if it is not longest, अगर ये longest नहीं, इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ये हो गए। और इसके अंदर क्या करो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये वाली चूज करनी है मेरे को। और 1 2 3 4 5 6 इस केस के अंदर क्या होगा? आप अगर कार्बन चेन चूज करने जाओगे तो आपको दिखेगी लॉन्गेस्ट ये वाली चीज दिखेगी, लॉन्गेस्ट ये वाली दिखेगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट आपको ये वाली दिखेगी। लेकिन यहाँ पे इस वाली चेन के अंदर बेटा आप एक ही डबल बॉन्ड ले पाओगे, तो ये कहता है कि इसको मत लो, आप उस वाली चेन को लो जिसके अंदर आप डबल बॉन्ड मैक्सिमम ले पाओ। तो ये जो है 5 कार्बन वाली आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्लूड कर लिए। क्या ये चीज भी क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर। यस सर। अगर आपके डबल बॉन्ड आ रहे हैं बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर आपने ऐसे करके कोई चेन लगा रखी है, तो इस केस के अंदर लॉन्गेस्ट चेन तो आपको ये वाली दिखेगी, आपने डबल बॉन्ड इंक्लूड कर लिया और लॉन्गेस्ट चेन पकड़ ली। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि इसको चूज ना करके उसको चूज करो जिसके अंदर ज्यादा आपके डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो आपने इसको चूज कर दिया जिसके अंदर आपके ज्यादा डबल बॉन्ड आए, भले इसके अंदर कार्बन कम आ रहे थे। ठीक है, ये रूल हो गया। सर अगर नीचे में डबल बॉन्ड आएंगे तो नीचे वाला चॉइस करेंगे। हाँ, अगर नीचे वाली के अंदर एक डबल बॉन्ड आया था तो फिर आप इसको लपेट लेते। ठीक है, ओके। चलो ये हो गया। उसके बाद इफ टू चेन कमिट्स एंड बोथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, एक और रूल है जो लास्ट है मेरे हिसाब से, ई एफ क्या है बेटा? कि इफ टू सेम चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स present then include both in parent chain even if it is not the longest। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दो COOH और यहाँ पे मत लगाओ जी, यहीं पे लगा देते हैं, इसके पीछे 2 कार्बन और लगा लो। ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा दिया। देखो बेटा, मैंने आपको चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स बताए थे, उसकी लिस्ट लिखवा रखी होगी। COH जो है हमारा चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, CT ग्रुप है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। तो अगर ऐसा हो जाता है बेटा, इसकी लॉन्गेस्ट चेन आप कौन सी बना सकते हो? इस वाले एसिड को लिया यहाँ से, इस वाले को ये लिया, इसको आप लॉन्गेस्ट चेन बनाते हो। लेकिन ये कहता है ऐसा नहीं करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन को प्रिंसिपल चेन नहीं बनाना है। आप प्रिंसिपल चेन किसको बनाओगे? कि दोनों के दोनों ग्रुप्स को आप लपेट सको, भले ये 5 कार्बन की बने, लेकिन इसको आप पेरेंट चेन चूज करोगे। ठीक है, तो ये वाला रूल ये वाली बात कहता है। और जो बच गया, ये वाली जो चीज बच गई, ऐसा क्यों करेंगे? ये रूल है, IUPAC ने रूल बना रखा है। सर Rules हमें को कैसे समझ- पता चलेगा कि कौन सा रूल कब फॉलो करना है, किस रिएक्शन में करना है? इन सारे Yes, रूल्स sir. इन सारे रूल्स ये को सर ये याद बता कर, दो। इन सारे बता रहा हूँ, इन सारे के सारे रूल्स को अच्छे से याद कर लो, जितने लिखवाए क्लास के अंदर यही सारे सीक्वेंस में इजीली लिखवाए, इन सारों को याद कर लो।
बहुत अच्छे से याद कर लो। जब तुम्हारे सामने कंपाउंड आएगा तुम्हें दिख जाएगा क्या चीज हो रही है, तुम्हें दिख जाएगा क्या इस कंपाउंड को देखते तुम्हें अभी तो भले ही याद नहीं आएगा, लेकिन इस कंपाउंड को देखते जब तुम अच्छे से इसको याद कर लोगे तो याद आएगा कि दो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, दो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, कि दोनों को इंक्लूड करना है, ये याद आ जाएगा। ठीक है, सब और कोई चेन तरीका नहीं। टर्मिनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप की बेटा लिस्ट लिखवा रखी है, वो लिस्ट लिखवा दूंगा, क्लास के बाद लिखवा दूंगा, बीच में मतलब वो चीजें मत लो जो मतलब थ्योरेटिकल हैं, सर एक बार वो क्विक बता दो क्या होता है डिवीजन से, हल्का सा। पूरा बता दूंगा चेन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, लेकिन उसके अंदर बेटा 15 मिनट लग जाएंगे, इतना समय बचा नहीं, तुम्हारे सामने आधी क्लास बची है। और अभी तो मेरे को इसका नंबरिंग डिसाइड के नंबरिंग के रूल्स बताने हैं, नंबरिंग के रूल्स के बाद नेम लिखना बताना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस sir. करने हैं, फिर आइसोमेरिज्म और के सर ऊपर भी बात करनी है। इंडक्टिव इफेक्ट एग्जांपल भी बताना है। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बता रहा मैं, वो ना तुमको उसके सवाल भी कम आ रहे हैं और वो अगली तुम्हें क्लास बता में। रहे हैं। ठीक है, वो बताया भी बहुत अच्छे से, क्लास में भी बहुत डिटेल से बताया है, और उसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने का है भी नहीं। उसके लिए एक ही चीज है, अपना ऑर्डर रट के जाना, अगर ऑर्डर रट के जा रहे हो सवाल हो जाएगा, बिना ऑर्डर के नहीं होएगा। हाँ जी बेटा, जिनने हाथ रेस किया बोलिए। सर क्लास स्टार्ट कर दो, बातें होगी। अरे क्लास सर ही जैसे 4 कार्बन चेन में अगर एक डबल बॉन्ड हुई तो? 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, और क्या है? सर नहीं सर, ऊपर वाले में ही, ऊपर वाले में ही, उसमें ऊपर अगर वो वाले के डबल अंदर बॉन्ड हुई तो जिसमें। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो ये सर, तो सर इससे क्या होगा? प्रायोरिटी क्या बोली थी? प्रायोरिटी ये बोली थी ना, डबल बॉन्ड सर को फिर भूल तो जाओ। वो बड़ी वाली चेन आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, डबल बॉन्ड को भूल जाओ। ठीक है, प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप्स को देखना है, फंक्शनल ग्रुप का मामला देखना, उनका सेटल हो जाएगा, फिर आप डबल बॉन्ड वगैरह की बात करो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स को प्रायोरिटी देनी है, सर उनके जी जितने आपने तो COOH लेके परेशानी बढ़ा दी, अब तो कोई और ले भी नहीं सकती। अगर कोई और डालना चाहे दूसरे में तो। अरे नार्को भाई, ये तुमने जो भी किया है ये या तो Indian nigger, Indian nigger, Indian nigger, Indian nigger, Indian nigger. सर ये क्या था? पता नहीं यार क्या था, मतलब टाइम सर ये नहीं। क्लास का बंदा नहीं था। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, ये मेरी रेगुलर क्लास में आता ना, सर ये मर के पढ़ने जाता है। वाले बच्चे नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं, ये मतलब ऐसे समझ रहे हैं, ये मेरे रेगुलर में आता मर के जाता है, लेकिन आज टाइम नहीं है। चलो बैक टू बेसिक्स, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मानोगे, उसके अलावा बाकी चीजों को चेक करोगे, जो फंक्शनल ग्रुप के रूल्स हैं उन्हीं को आप पहले प्रायोरिटी दोगे, रूल्स में भी फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। अब आते हैं नंबरिंग के ऊपर, बैक टू नंबरिंग। ऐसे लोगों को तो ना मैं IT सेल में दूं, पर फिर इनका कैरियर ही खत्म हो जाए, ये ऐसे ही। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, मैंने रिमूव कर दिया उसको। नंबरिंग, नंबरिंग जो है, नंबरिंग के अंदर क्या रूल है? पहला रूल क्या होता है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। ठीक है, आपकी जो चेन आएगी उसके अंदर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, या तो लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो। तो क्या करना है? राइट द सेट ऑफ लोकेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो फ्रॉम बोथ साइड से आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोकेंट्स लिख लिए। ठीक है, जब आपने लोकेंट्स लिखे, मान लीजिए एक आपका लोकेंट का सेट आया 2 3 5 7 9, इनको आपने ये मान लीजिए लेफ्ट टू राइट का है, ये लेफ्ट टू राइट का है, फिर राइट टू लेफ्ट का लिखने गए, राइट टू लेफ्ट का आया आपका 3 5 9 10 11, कितने हो गए? 3 2 5, खत्म। ठीक है, इसके अंदर आप किसको यूज करोगे बेटा? मैच करने शुरू करो। यहाँ पे क्या है, पहला ही आपने देखा कि इसको 2 नंबर आ रहा है, लोएस्ट सेट ऑफ रूट के अंदर क्या देखना है? आप 2 3 को कंपेयर करोगे, जो इनके पहले पहले, अगर जो जिसके अंदर नीचे वाला आ रहा है यहाँ पे 2 हो गया, तो आपने 2 वाले लेफ्ट टू राइट को सेलेक्ट कर दिया। अगर ऐसा होता 2 आता 2 3 9 11 ऐसा होता, और 2 3 8 और 9 होते, तो यहाँ पे आपने पहले दोनों को चेक किया, कोई रिजल्ट नहीं निकला, फिर अगले दोनों को चेक किया, 3 3 सेम आया। उसके बाद बेटा आप नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लोकेंट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे 8 आया, तो आप इस वाली साइड की नंबरिंग को चूज कर दोगे। इस चीज को बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। क्या सबको क्लियर है? सो यानी कम से ज्यादा देखना है। यस सर। हाँ, पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, फिर दोनों साइड के जो दो ही सेट बनेंगे, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, 2 ही सेट बन सकते हैं, दोनों को कंपेयर करना शुरू करो, पहले को कंपेयर करो, अगर वो सेम आ जाए, अगर उन्हीं में पता चल जाए कौन सा कम है उसको सेलेक्ट कर लो, अगर वो सेम आ जाए अगले वाले के ऊपर जाओ, ऐसे ऐसे आगे जाते जाओ, जहां पे अलग मिले, जो कम है वो वाली साइड। जिसमें सबसे कम होगा, बिल्कुल, जिसके अंदर जो पहला व्यक्ति कम नंबर का मिले उसको चूज कर दो। शिवम देखो बेटा, आपका ना लेफ्ट टू राइट दोनों साइड से आपने
दोनों साइड से जैसे चेन होगी 1 2 3 4 5, आप या तो इसकी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4, या फिर इसकी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4। इनके ऊपर कुछ कुछ ग्रुप्स लगेंगे, उन ग्रुप्स को ना नंबर मिलेंगे, तो जो नंबर मिलेंगे उन नंबर्स को ऐसे करके इंक्रीजिंग में अरेंज कर लेना। मान लीजिए जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो उसको ऐसे कुछ नंबर्स मिले, कोई भी चेन थी ज्यादा कार्बन की थी, तो मैंने एग्जांपल बताया 4 कार्बन का। और अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो आपको ये नंबर मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप नंबर्स को चेक करना शुरू करोगे। पहला जो नंबर है 2 और 3 है, इनके अंदर से जो लोअर है वो वाली आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि लेफ्ट टू राइट को सेलेक्ट कर दिया। अगर किसी केस के अंदर आपका जो ये सेट आ रहा है उसके अंदर पहला नंबर सेम आ गया, 2 2 सेम आ गया, तो 2 2 से फिर आप नेक्स्ट के ऊपर बढ़ोगे, जो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर को कंपेयर करोगे, आपने देखा ये दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, 3 3 आ गए। फिर आप तीसरे पहुंचे, तीसरे के अंदर आपने देखा एक पे 9 आ रहा है, एक पे 8 आ रहा है, जिसके अंदर कम नंबर आएगा उस वाली साइड को आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके अंदर एक केस आता है, सम भी तो करते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं सम ना रूल कि यस नहीं सर, मैं होता भी है, बोल रही थी। सम रूल करना गलत होता है, सम रूल नहीं करना है। ठीक है, सम रूल नहीं करना है, सम नहीं करना है। सर सर तो फिर फिर से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जिसको पहला कम नंबर मिल रहा है दैट गोज टू मतलब योर नंबरिंग। संदेह करिए सर एक चेन 12 कार्बन की हो, उससे 2 चेन अटैच हो जिसमें सिर्फ फर्स्ट चेन में 2 कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप और दूसरे में ये तुमने बहुत बड़ा बोल दिया, ये बोल क्लास के बाद में संदेह इसके ऊपर वापस आता हूँ मैं। ठीक है, ये देख लेंगे, ये तुम जो भी बोल रहे हो इसको पूरा बना के देख लेंगे। चलो कमिंग टू दिस, अगर इफ बोथ सेट्स आर सेम, इफ बोथ सेट्स आर सेम, अगर बेटा दोनों के दोनों सेट आपके सेम हो जाए तो क्या करोगे, चूज द वन विच हैज लोअर नंबर टू द substituent which has name from letter lower in alphabetical order। तुम लिख पा रहे हो, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, समझाता साथ जाता हूँ। ठीक है, लिख ना पाओ तो क्लास के बाद शीट दे दूंगा, वहां से लिखते रहना। ठीक है, बातें अपनी मैच करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आपने ये लिया 1 2 3 4, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या किया, BR और यहाँ पे लगा दिया CL, आपने इसकी नंबरिंग लिखी 1 2 3 4। आपका लेफ्ट टू राइट का क्या सेट आया, आपका लेफ्ट टू राइट का सेट आया 2,3 आया, 2,3 आया, आपने 2,3 बना लिया। उसके बाद आपका राइट टू लेफ्ट का क्या सेट आएगा, राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 4। राइट टू लेफ्ट की बेटा आप नंबरिंग करोगे तो R2L आपका क्या आ जाएगा, आपका R2 फिर से 2 और 3 आएगा। आपका कोई सर इनको तो कंपेयर कर नहीं सकते, दोनों के अंदर फर्स्ट सेम, दोनों के अंदर सेकंड सेम। अब क्या करें, तो अब आ जाओ वापस, अब किस पे आ जाओ, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स जो है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखो। आपकी लेफ्ट टू राइट के अंदर L2R के अंदर ब्रोमीन को क्या नंबर मिल रहा है बेटा, 2 मिल रहा है, और आपके क्लोरीन को क्या मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट के केस के अंदर क्लोरीन को आपका मिल रहा है 3। ठीक है, उसके बाद क्या है, राइट टू लेफ्ट के अंदर आपका क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट के अंदर ब्रोमीन को मिल रहा है 3 और क्लोरीन को मिल रहा है 2। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन B और C से स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर पहले आने वाले नंबर को हमारे अगर 2 5 8 9 3 4 7 8 हो गए तो 2 5 8 9 वाली को चूज कर लेंगे, पहले के अंदर डिफरेंशिएट हो गए, दैट्स इट। ठीक है, एक एग्जांपल क्या, यस सर, आ गया सर। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे B और C है। एग्जांपल कुछ भी मुझे नहीं पता आप किस चीज का पूछ रहे हो, अगर आपका हो जाता है समझ में आगे जिस चीज का एग्जांपल वाला था ओके, वरना फिर से बोल दिया मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे B और C आ रहे हैं, ब्रोमीन पहले आता है, ब्रोमीन का B पहले आता है, तो आप लेफ्ट टू राइट वाली चूज करोगे, क्योंकि इसके अंदर ब्रोमीन के B को कम नंबर मिल रहा है, नीचे वाले के अंदर B को क्या मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, ऊपर वाले के अंदर B को 2 नंबर मिल रहा है। चलो ओके, ठीक है, 2 और 3 आपको नंबर मिल रहा है, 2 और 3 नंबर मिल रहा है, तो आपने B वाले को सिलेक्ट कर लिया, B वाले को सिलेक्ट करके आपने लेफ्ट टू राइट वाले को चूज कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया नंबरिंग के अंदर आपके केसेस आ गए। ठीक है, नंबरिंग के अंदर अगर और कुछ केस आते हैं तो उस पे कमिंग बैक टू नंबरिंग केसेस, नंबरिंग इफ बोथ सेट सेम हो गया, और हाँ इसके अंदर भी प्रायोरिटी ऑर्डर आप चूज करोगे, इसके अंदर भी प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप, आप फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देने की कोशिश करोगे, इसको ये, और इसके बाद बेटा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर आपका कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे COOH, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो इस केस के अंदर क्या है, आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, आपकी चेन तो ये हो गई। ठीक है, इसके अंदर आप ऐसे नंबरिंग करोगे तो आपके फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और आपके सब्स्टिट्यूएंट Cl क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसको 1 मिल रहा है, तो L2R के अंदर ये हो रहा है। ठीक है, आप अगर इसकी R2L करोगे तो R2L यानी राइट टू लेफ्ट करोगे तो क्या नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5,
आपने R2L लिखा, R2L के अंदर फंक्शनल ग्रुप को क्या मिला, 1 मिला, और आपका सब्स्टिट्यूएंट को 5 मिला, तो आप किसको चूज कर लोगे, राइट टू एल को, क्योंकि प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप पहले आता है प्रायोरिटी के अंदर। ठीक है, सॉर्टेड। ये सर वाली बात है। नंबरिंग वाले का सेकंड पॉइंट दोबारा समझा दो। नंबरिंग का सेकंड, ये अभी वाला, ये फंक्शनल ग्रुप वाला। ये सर मेरी क्लास पता नहीं कैसे लेफ्ट हो। अरे कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने बता रखा है कि आपकी इस चेन के अंदर 1 2 3 4 5, एक साइड पे क्या लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है, एक साइड पे Cl लगा हुआ है। मैंने ऊपर प्रायोरिटी ऑर्डर लिख रखा है कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, आपकी चेन बनेगी 5 कार्बन की, ये वाली, आप क्या कर सकते हो 1 2 3 4 5, इस वाले केस के अंदर क्या मिलेगा, अगर आपने ऊपर वाली नंबरिंग करी है तो आपके फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, 5 नंबर मिल रहा है, और आपके सब्स्टिट्यूएंट Cl क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, इसको 1 नंबर मिल रहा है। अगर आप नीचे वाली नंबरिंग करोगे लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को 1 मिलेगा, और सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट को 5 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर दिलाना है, तो आप नीचे वाली नंबरिंग चूज कर लो। क्लियर निर्भय? सर इसमें हाँ हाँ बोलो। सर COOH को का कार्बन क्यों जोड़ेंगे इसमें? CH का कार्बन इसके अंदर लेंगे कि नहीं लेंगे, ये पूछ रहे हो? यस सर, COOH का। COH का इसलिए लेंगे ना क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप के जितने भी केसेस कराए, पहली बात तो मैंने फंक्शनल ग्रुप के केसेस ही क्या कराए, केसेस वो कराए जिसके अंदर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो वही केसेस कराए। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आपको चेन में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपके नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं जैसे कि OH होता है, उसको आप कैसे भी करके चेन के अंदर नहीं ले सकते, वो तो कार्बन की चेन में आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, तो उसको आप छोड़ दोगे, उसके वाले कार्बन को आप चेन में लोगे, उसके वाले कार्बन को चेन में लोगे। तो एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, उसको तो चेन के अंदर लेना ही लेना है। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, अब आता है ओपनिंग इट बैक। अगर बेटा आपका ऐसा हो जाता है कि आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों चीजें आपके कंपाउंड में आ रहे हैं, इफ डबल एंड ट्रिपल एग्जिस्ट, तो किसको नंबर कम दिलाने की कोशिश करोगे? इसके अंदर मैं क्लैरिटी ला देता हूँ। तो इसके अंदर क्या, डबल बॉन्ड डबल क्या नहीं क्लियरली डबल नहीं है, लिख लो। मैं एक किसी क्लास के अंदर कंफ्यूज भी हो गया था कि क्या करना है। प्रीफर टू गिव, सर इसी क्लास में थे सर, हमारी क्लास में। आज तो सब लोग मिक्स है तभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा हाँ। प्रीफर टू गिव लोएस्ट टू एनी ऑफ देम। आप क्या करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि दोनों में से किसी को भी लोएस्ट मिल जाए। मान लीजिए आपका डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 मिल रहा है, तो इस केस के अंदर आप क्या कोशिश करोगे कि लोएस्ट टू एनी ऑफ देम, जिसको अगर आपके डबल बॉन्ड को 2 मिल पा रहा है जिस नंबरिंग से, हाँ, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट के अंदर आपके डबल बॉन्ड को 2 मिल पा रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 मिल पा रहा है, तो आप क्या करोगे, एक को लोएस्ट दिला दोगे। ठीक है, जिसको भी लोएस्ट दिला पाओ और किसी भी तरीके सब्स्टिट्यूएंट से इंक्लूड, अगर आपके इसको 2 मिल रहा है और इसको 3 मिल रहा है, ठीक है, इसको मान लो 4 मिल रहा है, तो आप इसको चूज करोगे यहाँ पे लोएस्ट जिसको भी मिल पा रहा है, तो पहले वाले को आप लोएस्ट के लिए चूज कर लोगे। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप कह रहे हैं ना कि डबल को प्रीफर करेंगे, वो कब करेंगे, व्हेन बोथ गेट सेम, व्हेन बोथ गेट दोनों जब दो पे आ रहे होंगे, हाँ, दोनों को अगर सेम मिल रहा होगा, देन गिव लोअर टू डबल बॉन्ड। इसका क्या एग्जांपल है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड को भी 2 मिल रहा है, आप डबल बॉन्ड को भी 2 दिला पा रहे हो और आप ट्रिपल बॉन्ड को भी 2 दिला पा रहे हो, फिर आप कौन सी नंबरिंग चूज करोगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड को 2 मिल जाए? क्या क्लियर है? सर ओके, ये निपट गया। सर एक बार और बताना। देखो, अगर आपकी किसी भी नंबरिंग के अंदर आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो आपकी कोई एक नंबरिंग आ रही है जिसकी वजह से डबल बॉन्ड को 2 मिल पा रहा है और दूसरी नंबरिंग आ रही है कि ट्रिपल बॉन्ड को 3 मिल पा रहा है। ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड को तो उससे भी उससे भी ज्यादा नंबर मिल रहा हो, तो आप कौन सी नंबरिंग चूज करोगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाए? ठीक है, जिसको भी कम नंबर मिल पा रहा है आप उसको कम नंबर दिला दोगे। ठीक है, अगर किसी राइट टू लेफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट के अंदर आपके डबल को क्या मिलता है, 2 मिलता है, ट्रिपल को 5 मिलता है, और लेफ्ट टू राइट के अंदर क्या होता है, आपके ट्रिपल को मान लो 2 मिल जाता है और डबल को तो इससे भी ज्यादा मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 2 नहीं 1 लिखो यहाँ पे ताकि इनके अंदर फैसला हो सके, वरना तो टाई वाला केस आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट के अंदर क्या हो रहा है कि आप इसको 1,6 दिला रहे हो, तो आप किसको चूज करोगे, जिसको भी आप लोएस्ट नंबर दिला पा रहे हो, तो आप ये वाली नंबरिंग चूज करोगे। हाँ, इसको वाले को लेफ्ट। पॉसिबल है क्या एक उसमें सर एग्जांपल देके बताना? अभी एग्जांपल बनाने में बहुत टाइम चला जाएगा, देख लेना तुम। दोनों में ट्रिपल बॉन्ड ही होगा।
ठीक है, पॉसिबल होता है। अब इसका एग्जांपल बनाने में मेरे को पता है कई सब्स्टिट्यूएंट लगाने पड़ेंगे तब इनके नंबर उल्टे सीधे आएंगे, तो इसीलिए मैं एग्जांपल नहीं छेड़ रहा अभी, क्योंकि मतलब एग्जांपल्स में लिख के नहीं लाया, मैं तुम्हारे सामने मोस्टली एग्जांपल बनाता हूँ। तो ये याद रख लो कि अगर जिसको भी लोएस्ट दिला सको, लेफ्ट टू राइट से और राइट टू लेफ्ट से, दोनों से देख लो, जिसको भी लोएस्ट नंबर दिला सको, एक साइड से हो सकता है लोएस्ट नंबर 1 मिल रहा हो, एक साइड से हो सकता है लोएस्ट नंबर 3 मिल रहा हो, जो लोएस्ट नंबर है वो दिला दो, ठीक है। और अगर दोनों पे सेम आ जाए तो फिर जिसके अंदर डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिल रहा है उसको दिला दो। तो कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तुम्हारे क्लास के बाद पूछ लेना तब मैं बता दूंगा। आधा घंटा बच गया मेरे को, अभी आइसोमेरिज्म के ऊपर भी आना है। अब क्या करते हैं कि राइटिंग द नेम कैसे लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का, दैट्स इट। उसके बाद सारी बातें बता चुका, नॉमेनक्लेचर खत्म, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। राइटिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम लिखना है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखने के लिए बेटा पॉइंट है कि राइट द नेम। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आते हैं? प्रीफिक्स के अंदर आ रहे होते हैं। राइट द नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसके नेम्स को बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर दे गेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर दे गेट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम जैसे कि मान लीजिए आपकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चेन है, ये क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया, और ब्रोमीन को ये मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे लगा लो से क्लोरीन को, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लग गया, और यहाँ पे मान लीजिए आपका फिर से एक और क्लोरीन लग गया, ठीक है। आप इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, इस वाली साइड से करी 1 2 3 4 5। नंबरिंग कौन सी आएगी? ऊपर वाली आएगी। क्यों आएगी? जब आपने ऊपर से लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग करी थी बेटा, आपका सेट क्या बनेगा? आपका सेट बनेगा 1 2 4, ठीक है। अगर आप राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग देखोगे उसके अंदर क्या सेट बनेगा आपका? 2 4 5। तो आपने फर्स्ट को चेक किया कि इसके अंदर 1 मिलेगा और इसके अंदर मिनिमम 2 मिल रहा है, तो आपने ऊपर वाली को सिलेक्ट कर लिया, तो नंबरिंग तो हो गई ऊपर वाली। हाँ, तो ऊपर वाली नंबरिंग आ गई। अब ऊपर वाली नंबरिंग आई तो ऊपर वाली नंबरिंग के अंदर क्या हो रहा है? ऊपर वाली नंबरिंग के अंदर, इसको थोड़ा साफ सुथरा कर दें, ऊपर वाली नंबरिंग के अंदर आपका जो है इसका नाम लिखना है, सीधी सी बात। आप सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने हैं। सब्स्टिट्यूएंट लिखने तो आपके पास क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट आएंगे? एक तो ब्रोमो आएगा, ब्रोमो कहाँ पे आएगा? 2 के ऊपर आएगा, और क्लोरो आएगा, क्लोरो कहाँ पे आएगा? क्लोरो आएगा 1 के ऊपर और 4 के ऊपर। तो इसका नाम लिखने का, हेलो क्या बोले? अरे मैं हेलो सुनते ही फोन। 2 ब्रोमो और 1 क्लोरो, 1 कॉमा, यहाँ पे बीच में डैश कर लेना, 2 ब्रोमो 1 4 क्लोरो, 1 4 और क्लोरो, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डाइक्लोरो हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? हाँ, डाई आएगा, सॉरी, डाइक्लोरो, डाई यूज करना होता है। नेक्स्ट बोलने वाला था कि यूज द प्रीफिक्स। तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन को भले ही नंबर 1 मिल गया हो, लेकिन हमने उसको फिर भी बाद में लिखा, क्योंकि उसके अंदर सी जो है बाद में आता है, ब्रोमो के अंदर पहला आता है। तो जब लिखो तो एक चीज क्या याद रखने की? सब्स्टिट्यूएंट यूज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? यूज प्रीफिक्स डाई फॉर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट। अगर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट आ रहे तो उसके नाम क्या गया? डाई यूज करोगे। एक और बात, इसका नाम अगर डाइक्लोरो बन रहा है, ठीक है, डाइक्लोरो बन रहा है, और कहीं पे ट्राइब्रोमो आ रहा है, तो फिर भी ब्रोमो वाला आगे आएगा। ये डाई ट्राई को लोअर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करने के लिए कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये लिख लेना कहीं पे, ठीक है। डाई फॉर 2 सेम, डाई 2 इसके लिए आएगा, ट्राई आएगा फॉर 3 सेम, एंड टेट्रा आएगा फॉर 4 सेम, ठीक है। आई होप इससे ज्यादा आपको ना मिले। टेट्रा किस होता है? शायद टेट्रा किस नाम होता है 5 के लिए, टेट्रा किस 4 5, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, तो डाउटफुल, ऐसे क्वेश्चन मार्क करके लिख लेना, गूगल चेक कर लेना। कमिंग टू इट, उसके बाद क्या आ जाएगा? एन। अगर एन के इन और आइन, एन 1 को क्या कहेंगे? किसको? 1 को अगर 1 आएगा तो फिर लिखना ही नहीं है ना कुछ। जहां पे ब्रोमो के साथ 1 आया वहां तो कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। ब्रोमो एक ही बार आया, उसको नहीं लिखना है कुछ भी। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो 2 बार आया तो फिर उसको हमने डाई करके लिख दिया, ठीक है, ये आ गया बेटा। इनके बाद क्या आ जाए? ए, ई, वाई, यू और ओ। अगर इनके बाद नाम में ये आ जाए तो देन ड्रॉप द ई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका लेंगे, कहीं पे ऐसा हो रहा है एन और एन के बाद ओइक एसिड आ रहा है, ये नाम आ रहा है, तो इसके अंदर से आप क्या करोगे? एन के ई को उड़ा दोगे, एन के ई को उड़ा दोगे, और आपके पास नाम क्या हो जाएगा? एन और फिर ओइक एसिड, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम द रूल्स। पूरी आई नहीं आएगा,
सर ये वॉवेल है ना? इसे हम सिर्फ एनोइक एसिड बोलेंगे। एनोइक एसिड बोलेंगे। इसके आगे जो भी आ रहा होगा पेंटेनोइक एसिड, सर नॉट ये वॉवेल लिखा हुआ है क्या? वोवल नहीं है यहाँ पे। जो वाई है ना, ये आई की जगह आया हुआ है, आई की जगह वाई को काउंट करना है, ठीक है। वोवल्स नहीं है, बाकी ओके सारे सर। वोवल है। सर आई ये की डी से जगह क्या लिखा है? डी से क्या? सर, डी से जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? ड्रॉप। ड्रॉप, एक सेकंड में क्लियरली लिख देता हूँ। ड्रॉप द ई, ड्रॉप। अरे यार ये मेरा क्लियर भी है। ड्रॉप द ई, चलो ड्रॉप द ई, दैट्स इट। उसके बाद अब जो है आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ नॉमेनक्लेचर के लिए। सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है परवीन मैम ने भेज रखे हैं, मैं भी वही करा देता हूँ, बट आई होप तुम अब कर पाओगे काफी कुछ। देखो रूल्स सारे हो गए हैं और उसके अंदर भी मैंने एग्जांपल्स आपको कई बता दिए। अब क्वेश्चंस देख लो। सर ये सारे रूल आईयूपीएससी ने बनाए हैं? ये सारे आईयूपीएससी ने बनाए, एक भी मैंने नहीं बनाया। अगर मेरा बस चलता तो मैं तो कुछ भी ना बनाता, सबका सर नाम क्या जरूरत थी बनाने की? भाई, तो मेरा बस चलता तो मैं सबका नाम रमेश, सुदेश, विदेश ऐसे करके रखता, कितना इजी हो जाता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द, ओके, राइट द नेम, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम, कंपाउंड है आपका ये, यहाँ पे एसिड लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे इसी के साथ, एक सेकंड, इस वाले CH3 के साथ ये लगा हुआ है और यहाँ पे बेटा CH3 और OH लिखा हुआ है। ठीक है। यू हैव 2 मिनट्स, बोल के बता दो, टाइप करके बता दो, इसका नाम बता दो, वरना फिर मैं बताऊंगा। मेरे को तुम्हें सारे सिखाने हैं बस। ठीक है। ये कौन सा केस है? CH3 के ऊपर रखा है या फिर उसी पे? उसी वाले कार्बन के ऊपर है। अगर ये क्लियर नहीं बना है, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है उसको बता देता हूँ, CH3OH और COOH। ठीक है, उसी कार्बन के ऊपर है। जब आपका साइक्लोहेक्सेन बनता है तो इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड तो इधर उधर बने हुए हैं, इसके पास 2 वैकेंसीज खाली है, इनके ऊपर इसने एक पे CH3 लगा लिया, एक पे OH लगा लिया। और इसके अंदर मैं बता दूं, इसके अंदर वो वाला रूल लगेगा। आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप में जाएगा, बाकी लोग किसमें आएंगे? प्रीफिक्स के अंदर आएंगे, प्रीफिक्स के अंदर आएंगे। और ये क्या है? रिंग है, और रिंग के ऊपर डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सफिक्स नंबर 2 यूज करोगे। तो नाम बता पाएगा मेरे को? सारी चीजें याद हुई अब तक की? तुम सबसे पहले तो ये बता दो फंक्शनल ग्रुप किसको? हाइड्रोक्सी मीथेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोकार्बोनिक एसिड। ठीक ठीक है, नंबर नहीं बताए तुमने इनके, और बोलो। सर कार्बोक्सिलिक पे बना है। सर फर्स्ट और फिफ्थ। एक एक करके, पहले अमर बोल रहे हैं, मैं नाम बोलूंगा, बोलते जाओ। अमर बोलो। सर फर्स्ट हाइड्रो में। तुम्हारी तो बेटा आवाज ही खराब हो गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हनीशा बोले। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अमर रुक जाओ, आवाज कट कट के आ रही है। रुक जाओ, तुम्हारी आवाज आई नहीं मेरे को। हनीशा बोलो। 3,3 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजेनोइक एसिड। बेटा 3 नहीं लिखना, 3 हाइड्रोक्सी लिखो और 3 मिथाइल लिखो, दोनों का नंबर अलग अलग बताओ। उसके बाद साइक्लो हेक्सेन, और इसका सही नाम मैंने लिख दिया, बाकी लोग इस नाम को रिलेट कर लो। कोई और सही नाम बताना चाहता है? नेक्स्ट मेरे को शनाया बोलेंगे, बोलो शनाया। हाँ जी शनाया। बेटा आपकी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और विशाल, निर्भय तुम क्या कह रहे थे? आप नंबर का बोल रहे थे ना? हाँ, नंबरिंग तो कभी करेंगे। और विशाल तुमने जो लिखा है, तुमने 3 मिथाइल बोल दिया, ठीक है, लेकिन 3 मिथाइल के बाद हाइड्रोक्सी के अंदर पहली बात नंबर नहीं लगाया, दूसरी बात हाइड्रोक्सी का H पहले आता है, वो आगे आएगा। 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल। चलो अब मैं बताता हूँ इसका ये नाम कैसे आया। इसका ये नाम कैसे आएगा? इसके अंदर बेटा क्या है कि फंक्शनल ग्रुप पहले आपको सेलेक्ट करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन होगा। तो ज्यादा, हाँ जी शिवम बोलो। ओके, फंक्शनल ग्रुप कौन आएगा प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर? जो ऊपर हो प्रायोरिटी ऑर्डर।
अरे अरे शिवम क्या कर दिया भाई? अरे यार पता नहीं यार, माइक ऑफ करवा दीजिए इसका। माइक क्या, मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ ये सब करने वालों को, और इनको अभी क्लास के बाद फिर मैं इनका देखता हूँ क्या देखना है। सही सर सबका पता नहीं सर, पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं। अरे इनके आईपी एड्रेस आते हैं, बात ही अगर इनके आईपी एड्रेस नोट करके मतलब पुलिस में कंप्लेंट कर दी ना, अभी ये बच्चे हैं सबके कैरियर खत्म हो जाएंगे, ये सब ना आईटी क्राइम में आता है। हम मतलब अवंती इस चीज के लिए छोड़ देते हैं, वरना ऐसा नहीं कि हम पकड़ नहीं सकते, सबके आईपी एड्रेस नोट होते हैं। और अब सबके चलो माइक चलने दो, नो फिर इशू। आप सोचते हो कि करियर किसी का बर्बाद ना हो। अरे मैं सोचता हूँ, लेकिन अगर ऐसे बार बार करेंगे तो कम से कम मैं इनको पकड़ के इनको एहसास तो दिलाऊंगा कि ये तुम्हारे साथ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है आज ही ये वाली चीज सर कर रहे वापस कल को जाके। रिजॉइन हो गए। हाँ, सर इन्हें वार्न कर दो। नहीं इनका ये सर स्कूल क्लास में बहुत होता था हमारे साथ, स्कूल क्लासेस में ऑनलाइन। अरे ये इनने देखा नहीं है ना, इनने आज तो एज कम है बस इतना है, पता है सीधे सीधे जेल होती है। और मतलब मेरे साथ तो करेंगे तो मैं कुछ हद तक टॉलरेट करूंगा, अदरवाइज आई विल कंप्लेंट फॉर श्योर, मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट करूंगा इनकी। चलो छोड़ो यार, बात पे आते हैं वापस, कमिंग टू द बैड टॉपिक। ठीक है, ये कौन सा केस है बेटा आपका? प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर ना एसिड ऊपर आता है, तो आपने सबसे पहले क्या डिसाइड किया है कि आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, एक तो OH है और COH है। आपने डिसाइड किया कि आप इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप किसको मानोगे? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मानोगे आप एसिड को। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। उसके अलावा ये कौन सा केस है? जब आपके दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा था दो फंक्शनल ग्रुप अगर होते हैं तो एक को फंक्शनल ग्रुप मानने को दूसरे को प्रीफिक्स में ले जाओगे। ठीक है, तो ये OH जो है आपका प्रीफिक्स में जाने वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया COOH। ठीक है, पेरेंट चेन कौन है? पेरेंट चेन सीधे सीधे दिख रही है आपके, साइक्लोहेक्सेन आपकी पेरेंट चेन है। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिख लो, साइक्लोहेक्स। ठीक है, साइक्लोहेक्स लिख लिया। वर्ड रूट, वर्ड रूट इसका क्या है? एन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? प्रीफिक्स के अंदर क्या लिखोगे? प्रीफिक्स के अंदर लिखने के लिए इसकी ना नंबरिंग कर लो। नंबरिंग हमेशा आप आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको कम नंबर दिलाओगे, तो बेटा 1 2 और 3। ठीक है, 4 5 को छोड़ो। यहाँ पे 3 के ऊपर क्या आ रहा है आपका? 3 के ऊपर हाइड्रोक्सी और मिथाइल दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी को पहले लिखोगे। आपका नेटवर्क भाग गया। क्या चीज? तो एक बार रिपीट कर दो जो आपने बोला। हाँ देखो, सबसे पहले हम लोग ना फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एसिड है और आपके पास अल्कोहल है। किसको मानोगे? जो प्रायोरिटी टेबल के अंदर ऊपर होता है उसको आप फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करोगे, बाकी जो लोग रह गए उनको आप सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करोगे। उनका नाम कहाँ जाएगा? प्रीफिक्स में जाएगा। उनके लिए प्रीफिक्स का नाम अलग होता है और सफिक्स का अलग होता है, वो मैंने लिखवा रखा है टेबल के अंदर। ठीक है, तो अल्कोहल अब जाने वाला है प्रीफिक्स के अंदर, प्रीफिक्स के अंदर जाएगा। अब हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किसकी करोगे? फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर दिलाओगे। नंबरिंग कहाँ से शुरू करी? फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से शुरू करी। अगर आप दूसरी साइड से घूम के आते तो भी इसको 1 2 3 करके नंबर मिलता है, इस वाली साइड से घूमे तो भी सेम नंबर मिलेगा। अगर ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो तो इसको 3 नंबर मिल गया। अब क्या आ जाएगा बेटा? 3 के ऊपर हाइड्रोक्सी आ जाएगा और 3 के ऊपर मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के ऊपर हाइड्रोक्सी, 3 के ऊपर मिथाइल। पहले किसको लिखोगे? हाइड्रोक्सी का H पहले आता है, तो पहले हाइड्रोक्सी को लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दो? 3 मिथाइल। और उसके बाद क्या लिख लिया? साइक्लोहेक्सेन तो लिख लिया। अब आता है फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना। तो फंक्शनल ग्रुप जो है इसके अंदर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके इसके अंदर सफिक्स 2 यूज करते हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सॉर्टेड। यस सर। चलो ओके, उसके बाद आता है एक ना रिंग का, अगर हम देखूं क्वेश्चन देखूं कि आपकी एक रिंग एग्जिस्ट करती है 1 2 3 4 और ब्रोमीन OH और Br। इसका नाम बेटा मैं बता रहा हूं कि ये बेंजीन का केस है, बेंजीन का केस है। ठीक है, बेंजीन के अंदर आप फिन जो है आपका वर्ड रूट यूज करते हो। ठीक है, बेंजीन के केस के अंदर फिन वर्ड यूज करते हो, आप वर्ड रूट यूज करते हो, एन इन ये सब नहीं लगाते हो, सीधा फिन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा बेटा? यहाँ पे ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और ये लोग क्या हो सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ये लोग सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसका डिसाइड होगा। फिन के साथ क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो सॉरी, फंक्शनल ग्रुप ओल आएगा, तो उसका क्या लगा दिया? और ओल है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, ओल लगा दिया, क्या बन गया? फिनोल। उसके बाद क्या करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करी बेटा, नंबरिंग करोगे तो यहाँ से आप या तो 1, इसको तो आप 1 दोगे पक्का पक्का, इसको 1 दोगे। अगर आप किसी भी साइड से जाओगे तो बेटा एक ब्रोमीन को आप 2 दे पाओगे, दूसरे को आप 6 ही दे पाओगे। ठीक है, दूसरे वाले को आप 6 ही दे पाओगे। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे चलोगे या फिर आप इस साइड से चलोगे। दोनों केस के अंदर क्या होगा? एक ब्रोमीन को बेटा 2 मिलेगा और दूसरे ब्रोमीन को आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका क्या नाम लिख देंगे बेटा? 2,6 ब्रोमो फिनॉल। डाइब्रोमो। हाँ डाइब्रोमो आएगा ना? डाइब्रोमो। हाँ डाई मैं भूल जाता हूँ। ठीक है चलो, ठीक है 2,6 डाइब्रोमो फिनोल।
ठीक है जी, क्या ये क्लियर है? एन एन नहीं आएगा किसमें? सर, इसमें एन नहीं आएगा। एन, एन नहीं, बेंजीन का बेटा। PHEN है। देखो मैंने तुमको पहले सीधा बोल दिया, अगर बेंजीन आ रहा है तो फीन लिखो, लेकिन अगर तुम्हें पूछना है क्यों लिखो तो बेटा इसके अंदर ना डबल बॉन्ड होते हैं तो इसका फीन नाम आएगा, ठीक है। बाकी मैंने सीधा बोल दिया कि फीन लिखो, एन इन के चक्कर में ही मत पड़ो। हाँ जी बेटा, हैंड रेज किया, बोलो। सर ये सिर्फ बेंजीन वाले केस में होगा? ये सिर्फ बेंजीन का केस है, बेंजीन का अलग केस है, इसलिए इसका एक एग्जांपल बता दिया, ठीक है। चलो सर बेंजीन में तो हाँ बोलो। सर बेंजीन में तो 6 कार्बन होते हैं ना? पीएच किसके लिए होता है? पीएच 5 के लिए भी नहीं होता, पीएच 5 के लिए भी नहीं होता, ये सिर्फ बेंजीन का केस है, अलग से मान लिया, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। अब आईयूपीएससी ने जो कर रखा है कर रखा है, ठीक है। सर मतलब फिनॉल के केस में वो नहीं आएगा, एन इन कुछ भी नहीं आएगा। फिनॉल नहीं, बेंजीन के केस में। यहाँ पे अल्कोहल लग रहा है तो फिनॉल नाम बन रहा है, हो सकता है कहीं पे कार्बल्डिहाइड या फिनॉल कुछ ऐसा नाम बन रहा हो, ठीक है, व्हाटसएवर। फिनॉल का केस है तो दैट्स इट। फिनॉल का केस याद रख लो, तुम तो छोड़ो, अगर फिनॉल का केस आ रहा है दैट्स इट, फिनॉल ही बनाते हैं या फिर एनिलीन बना रहे होते हैं, तो वो सब उनके नाम अब मेरे पास इतना टाइम नहीं। बेंजीन की नोमेनक्लेचर नहीं मैंने क्लास में कराई है, नहीं अब करा रहा हूँ। ये एक एग्जांपल था, अगर फिनॉल का कहीं पे मिल जाए तो ऐसे नंबरिंग कर। क्या सर इसमें कार्बन का नेमिंग नहीं करेंगे? इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें ये नाम समझ में आ गया ना। फिनॉल लिखना है 1 2 3 4 5 6 करो, खत्म। फिनॉल का नोमेनक्लेचर बता दिया, बेंजीन के नोमेनक्लेचर नहीं बताए, इतने ज्यादा जरूरत नहीं पड़ते, ना ही तुमसे ज्यादा पूछने वाले हैं, ठीक है। सर इसमें फंक्शनल ग्रुप तो हमने बताया ही नहीं। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ही आ गया बेटा, ये जो ओल लिखा है, अच्छा ओल लग गया, ये ओल लिखा है ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप ही आ गया। चलो इसके बाद ना आइसोमेरिज्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आईयूपीएससी आई गेस मैंने काफी पढ़ा दिया। आईयूपीएससी के अंदर एक ग्रुप बचता है, अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप की क्या खासियत है? अमाइन ग्रुप होता है बेटा NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप अमाइन होता है, लेकिन अमाइन के केस के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है मेरे पास, वो 3 तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है, 3 जगह बॉन्डिंग कर सकता है। जरूरी नहीं है कि H और एक लोन पेयर रखने वाला, एक तो लोन पेयर रखेगा 3 बॉन्ड बनाता है, तो जरूरी नहीं है कि ये H रखे, हो सकता है कई बार ये H की जगह यहाँ भी कार्बन की रिंग लगा ले। तो ऐसा अगर कभी आएगा तो उसको नोमेनक्लेचर कैसे करना है, N 1 2 3 और ये 4। इसके बाद इस तरफ भी यहाँ पे मान लो ये आ गई और एक ये रिंग आ गई 3 कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, फंक्शनल जो आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो अमाइन है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज अमाइन, फंक्शनल ग्रुप इज अमाइन, फंक्शनल ग्रुप अमाइन हो गया। वो अकेला है तो वो सफिक्स में जाने वाला है और उसका सफिक्स 1 यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या चेन, ये बात डिसाइड हो गई। उसके बाद क्या देखना है कि प्रिंसिपल चेन, तो बेटा यहाँ पे 3 चेन है, एक चेन ये है, एक ये है, एक ये है। सबसे बड़ी वाली को फंक्शनल सबसे बड़ी वाली को क्या मान लो, प्रिंसिपल चेन मान लो। ये 4 वाली थी, इसको प्रिंसिपल चेन मान लिया, ठीक है। अब बाकी लोगों को क्या मानोगे बेटा, बाकी लोगों को आप मानोगे सब्स्टिट्यूएंट। और उनका नाम कैसे लिखते हैं, उनका नाम ऐसे लिखते हैं कि पहले तो ब्यूटेन, ब्यूट एन, उसके बाद इसका जो नाम आता है क्या आता है, NH2 का अमाइन आने वाला है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमाइन। तो यहाँ पे अमाइन आएगा और ये ई ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। पीछे का नाम तो लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे बेटा, इसके अंदर नंबरिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं N, N, 2 बार N है, ये लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, मिथाइल और इथाइल आ रहा है, तो इथाइल मिथाइल ऐसे करके लिखते हैं। इसके अंदर नंबरिंग जो आप ऐसे नंबरिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि 1 2 3 4 N वाले को कोई नंबर नहीं दे सकते आप, तो यहाँ पे N, N करके नाम लिखा जाता है जब अमाइन का नाम लिखा जाता है। क्या समझ में आ रहा है सर? N 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि दो ऑब्वियसली दोनों के ऊपर हो रहा है। अगर बेटा ऐसा होता कहीं पे N और यहाँ पे H लग रहा होता और यहाँ पे 1 2 3 ये चेन लग रही होती और ये आता आपका ये चीज, ये आपकी पेरेंट चेन होती है, तो बेटा यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट चेन, पीछे वाला नाम तो आपका एज इट इज हो गया ब्यूटेन अमाइन। और आगे क्या लिखोगे, आगे एक ही बार एक ही नाइट्रोजन से आपका कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो उसके अंदर क्या लिख दोगे, N इथाइल ब्यूटेन अमाइन, ठीक है जी। बोलो Yes. अमाइन का नाम लिख लोगे? इसके जगह अरे नंबर क्यों नहीं लिखा? नंबर से लिख नहीं पाओगे बेटा, आप नंबरिंग जब करते हो, तो कार्बन की नंबरिंग करते हो आप, नाइट्रोजन को थोड़ी 5वां नंबर दे सकते हो, ठीक है। ओके। इस वाले केस में हम सिर्फ नंबरिंग नहीं करेंगे, NN को ही लेंगे, NN लिख देंगे, ठीक है, NN लिख देंगे, दैट्स इट। ओके ये हो गया, ये हो गया। सर ऊपर वाले में मिथाइल की बदली प्रोपाइल आएगा ना? अच्छा ठीक है, हाँ इथाइल और प्रोपाइल है, इथाइल और प्रोपाइल है ना, हाँ सॉरी मिथाइल गलती से लिख दिया, बिल्कुल प्रोपाइल आएगा, सही बता रहे हो, प्रोपाइल आएगा, प्रोपाइल हो गया, ठीक है।
एक और बात, अगर आपका कभी क्वेश्चन आता है विच नेम इज नॉट पॉसिबल, विच नेम इज नॉट पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, नेम से ड्रॉ स्ट्रक्चर बाय द नेम। आप नेम से स्ट्रक्चर बना के देखो, और जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाओगे देन चेक इफ द नेम इज करेक्ट, इफ द नेम इज करेक्ट। ठीक है, आपको कुछ भी उल्टा सीधा नाम दे रखा है, उसके अंदर गलती करके दे रखा होगा, तो आप उससे क्या करो, उस नाम के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उस नाम के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रक्चर बनाओ। फिर देखो कि उस नाम से जो स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर का असली नाम क्या यही होता है, अगर यही होता है तो ठीक है, अदरवाइज ये नाम गलत है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको आपके गलत नाम अगर मैं बताऊं कि साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, ऐसा मैं गलत नाम लिख के दे रहा हूँ साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, तो आप समझ गए कि साइक्लोहेक्सेन, क्या करो साइक्लोहेक्सेन बनाओ, उसके ऊपर ना इसने एसिड लगा रखो, ये बात कहना चाह रहा है। फिर आपको याद आता है कि ऐसे वाले केस के अंदर सर हेक्सेनोइक ना लिख के कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप क्या कह दोगे, दिस नेम इज नॉट पॉसिबल। आप समझ जाओगे कि ये चीज बनाना चाह रहे हैं लेकिन ये नेम पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई नाम का कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, सॉर्टेड। यस चलो इसके बाद क्या यस है, सर। ओके चलो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट, अगर तुम ज्यादा देर रुकोगे तो ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ना अपना ऑर्डर याद करके जाना, दैट्स इट, ऑर्डर याद करके जाना। और हमेशा सर ऑर्डर की कोई ट्रिक नहीं है? कोई टेक्निक नहीं है मेरे पास ऑर्डर की, लिटरली मैंने भी रटी थी, अगर मैंने कभी कोई टेक्निक मतलब खुद के लिए यूज की होती तो बता पाता, लेकिन मैंने कोई देखी नहीं अब तक टेक्निक। आगे मेरे करियर के अंदर अगर मैं कोई ढूंढ पाया तो जरूर, लेकिन रटी जा सकती है यार, कुछ भी कर सकता है ह्यूमन ब्रेन, कुछ भी कर सकते हैं। तुम कितना ही रट सकते हो, लोग रट रट के यूपीएससी का सिलेबस याद कर देते हैं, कितनी हिस्ट्री याद कर देते हैं, कितनी डेट्स याद कर देते हैं, तो रट के कुछ भी कर सकते हो। चलो कमिंग टू आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन है कि टोटल आइसोमर्स काउंट करना हमेशा हर किसी के लिए प्रॉब्लम होती है, टोटल आइसोमर्स। तो इसका एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन फाइंड द टोटल आइसोमर्स इफ 1Cl is placed, 1Cl replaces a hydrogen in the molecular formula, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है बेटा, स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा है, CH2 बल्कि CH, यहाँ पे एक रिंग ये लगी हुई है बेंजीन की, एक रिंग मान लो यहाँ पे लगी हुई है बेंजीन की, ये रहा, बेंजीन की रिंग बनाने भी भारी है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, तुम्हें बता दो तो मैं कैलकुलेट करूँ तो तुम लोग बता दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा। कार्बन कितने, 6 3 18 और 1 19, C19 C4H16 C4H4 कहाँ भैया, हर बेंजीन के अंदर सर C4H16 C19H20 हर कार्बन के, हर बेंजीन के अंदर C19H कितने 20 20, तो 5 3 15 और 1 16 है भाई। हर बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर एक एक H होता है, बेंजीन में एक H होता है, 2 नहीं होते, या जो भी, तो एक बेंजीन से क्या मिल रहे हैं, 5 H मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 H लगे हुए हैं, एक बेंजीन से 1 2 16 होंगे। ठीक है, कितने हो गए 16 16, ठीक है, H16 हो गए, तो H हो गए इसके 16, H16, अरे भाई मिट जाओ H सारे, इसका आ गया H हो गए 16, H हो गया 16, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, इसका फॉर्मूला हो गया ये कहता है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर C19 एक H हटा के एक Cl लगा दो। अगर ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। फाइंड द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसा क्वेश्चन बेटा जब करना हो ना तो क्या करो, जो चीज
नहीं ज्यादा लेट नहीं कर रहा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हारे वाले वतन साथियों 5 मिनट लगेंगे इसके अंदर, तुम रिपीट कराओगे तो है, जिसको समझ आ गया वो जा सकता है 10:30 के ऊपर, ठीक है जी। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, इसने कहा कि H को हटा के Cl लगा देना, H को हटा के भैया Cl लगा देना। तो ये देखो कि H कहाँ प्रेजेंट है बेटा, H यहाँ प्रेजेंट है, इन बेंजीन रिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है और एक कार्बन के ऊपर। तो हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ लगा दें और कहाँ लगाने के ऊपर नए नए आपके आइसोमर्स बन सकते हैं, कहाँ लगाने के ऊपर नए नए आइसोमर्स बन सकते हैं। एक ही Cl है, सबसे पहले तो ये वाला H है ना, इसको उड़ा दो। यहाँ पे अगर आप Cl लगा दोगे, यहाँ पे Cl लगा दोगे बेटा, एक आइसोमर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ये पहला आइसोमर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, बेंजीन वाले H हटाने शुरू करो। आप किसी एक बेंजीन को उठा लो, इस वाली बेंजीन को उठाया, यहाँ पे बेटा आपने Cl लगा के देखा, और यहाँ पे फिर क्या होगा, उस केस के अंदर यहाँ पे H ही प्रेजेंट होगा, यहाँ पे H ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने Cl लगाया, एक नया आइसोमर बन गया +1, 2 आइसोमर बन गए। फिर आपने यहाँ पे लगा के देखा, यहाँ पे आपने Cl लगाया, ये भी एक नया बन गया, ये एक नया बना। क्यों बना, क्योंकि इसका डिस्टेंस ना अलग आता जा रहा है, स्ट्रक्चर अलग आता जा रहा है। आप अगर स्ट्रक्चर काउंट करो तो आप यहाँ से देख सकते हो, इस कार्बन से डिस्टेंस देखते जाओ, पहले वाला सी इससे कितने डिस्टेंस पे था, एक कार्बन इनके बीच में आ रहा था, अब की बार 2 कार्बन बीच में आ रहे हैं, तो ये नया स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, नया स्ट्रक्चर बन गया। एक बेटा यहाँ पे आ गया, उसके बाद आपने Cl यहाँ पे लगाया, उसके बाद Cl आपने यहाँ पे लगाया, तो आपको एक नया स्ट्रक्चर मिला, क्योंकि इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से बीच में कितने आ गए, जब आपने यहाँ पे लगाया, एक सेकेंड, यहाँ पे एक यहाँ लगा ले, 2 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लगाना है। जब आपने 16 बन जाएंगे। हाँ कितने बन जाएंगे, 16 नहीं, 16 लग रहा है 16 बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, 16 बनेंगे नहीं। देखो इस वाले केस के अंदर क्या है, इसके बीच में 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये नया केस आ गया, पहले एक कार्बन का आ गया, 2 कार्बन का आ गया, तो एक और आइसोमर मिल गया। उसके बाद कहाँ ले जाओगे, उसके बाद इसको पैरा पोजीशन पे लेके जाओगे। आप पैरा पे लेके जाओगे तो बेटा यहाँ पे एक और मिल जाएगा। इस केस के अंदर बीच में कितने कार्बन आ गए, 3 कार्बन आए, तो एक और आइसोमर मिल गया, 4 मिल गए, ठीक है। इस वाली रिंग से आपको 4 मिल गए। ऊपर वाली रिंग पे चलते हैं, ऊपर वाली रिंग पे चले, यहाँ पे लगाया Cl, बेटा ये कौन सा केस है, इस कार्बन से सेम रहेगा सर, 0 कार्बन की दूरी के ऊपर सेम रहेगा। ये हम पहले भी कर चुके, जब यहाँ पे लगाया तो क्या था कि 0 कार्बन की दूरी और 2 बेंजीन की रिंग लगी हुई है, ये भी तो वही केस है। जब आप इस ऊपर वाली रिंग के ऊपर लेके जाओगे तो 0 कार्बन की दूरी और 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये सारे के सारे। अब यहाँ पे आप कितना भी घुमाओगे आपको सेम चीज मिलेगी। एक और चीज हो सकती है, आप कहो सर हाँ इस वाली बेंजीन के अगर यहाँ पे इस वाले क्लोरीन पे लगाता है, एक ही बात है, इसका ऑर्थो और ऑर्थो सेम रहेगा। इस केस में भी क्या है, 0 कार्बन और 2 बेंजीन लगेगी, वो वाला केस। तो टोटल कितने आएंगे बोलो, 12 होंगे सर शायद 14 30। अरे टोटल 5 सर। यही तो 4 आए, 5 5 क्यों, 5 होंगे 4 होंगे। एक बार भैया यहाँ पे लगा सकते हो, अरे कंफ्यूज आ गए तुम। एक बार तो यहाँ लगा सकते हो, एक बार यहाँ लगा सकते हो, एक बार यहाँ लगा सकते हो, एक बार यहाँ लगा सकते हो। बाकी सब जितनी भी जगह पे लगाओगे यही वाला कॉम्बिनेशन आएगा, डिस्टेंस प्लस 2 बेंजीन रिंग का। हाँ क्या सर टोटल कितने होंगे? बताओ, टोटल कितने, 4 ही होंगे, 4 तो सर तीसरे अटैच है 4 4 ही होंगे। अगर मैं देखो ऐसे बता देता हूँ ताकि मेरी मेहनत बच जाए। बेंजीन को दोबारा रिंग हेक्सागन बनाना तो बड़ा मुश्किल है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेहनत की बात नहीं, टाइम की। एक बार तो यहाँ पे Cl लगा लो, ये 3 है, ठीक है। एक बार यहाँ पे Cl बना लो, एक तो ये बन गया। उसके बाद क्या है, ये कार्बन एक की रिंग बना लेता हूँ, एक की रिंग बना लेता हूँ पैड को टेढ़ा करके, ठीक है। और 2 pH लगी हुई है, 2 pH लगी हुई है। एक के अंदर क्या होगा, ये वाले फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे आ गया, ये कौन सा बन गया, ये दूसरा बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ रहा होगा, ठीक है। CH 2 pH लगा लो, 2 pH लगा लो। उसके बाद यहाँ पे लगा दो Cl, ठीक है। ये कौन सा बन गया, ये तीसरा बन गया। और इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लो, 1 सेकंड, और ये हो गया बेटा आपका थर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक CH, उसके ऊपर बेटा PH, उसके ऊपर PH, और उसके बाद 10 और यहाँ पे आ गया Cl। ये हो गया आपका फोर्थ। इन कैटेगरीज का नाम लिख के देख लो या इनकी स्पेसिफिकेशन देख लो। इसके अंदर क्या है,
सर उस कार्बन पे क्यों नहीं आएगा जो CH से अटैच है? जो CH पे अटैच, CH वाला यहाँ पे आ तो गया, एक बार इस पे आया, बस इसको C1 बोल दो, तो यहाँ पे क्या है Cl on C1 प्लस, नहीं सर, CH से जो बेंजीन से अटैच है उस वाले पे। पीएच और बेंजीन जिससे अटैच्ड है वो भाई वो CH का ही है वो। क्या, नहीं समझ। सर वो कह रहा है CH से जो कार्बन वो जुड़ा हुआ है उसमें क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे कर तो दिया, CH से यही तो जुड़ा हुआ है, बाकी वाले पीएच के ऊपर अभी रुक जाओ, बाकी वाले पीएच के ऊपर क्यों नहीं किया वो देख लो। पहले वाले कैटेगरी क्या नाम हो गया, क्लोरीन ऑन C1 प्लस 3pH। दूसरी वाली कैटेगरी का क्या नाम है, Cl ऑन 0 कार्बन डिस्टेंस प्लस 2pH। ठीक है, तीसरी वाली कैटेगरी के अंदर Cl कहाँ चला गया, Cl ऑन 1 कार्बन डिस्टेंस। ये 0 कार्बन क्या है, इस वाले कार्बन, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 कार्बन है इनके बीच में, सॉरी यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन डिस्टेंस पे 1 कार्बन, जो ये एक कार्बन है, ये इन दोनों इस वाले कार्बन और जहाँ पे ये लगा हुआ है इसके बीच में एक कार्बन का डिस्टेंस है, प्लस 2pH। उसके बाद क्या जाएगा, क्लोरीन ऑन 2 कार्बन डिस्टेंस, 2 कार्बन डिस्टेंस प्लस 2pH। ठीक है, ये इस वाली कैटेगरी का नाम हो गया तीसरे का। तीसरे में क्या आ जाएगा, Cl ऑन 3 कार्बन डिस्टेंस प्लस 2pH। ठीक है, अब तुम्हें जहां लगाना है जैसे लगा लो, हर बार यही इन तीनों के अंदर से एक ही नाम आएगा, चारों के अंदर से। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, ओके। खत्म।